तो ये है कोलिजन 2 डायमेंशन के अंदर। मतलब इसके पहले जो भी तुमने 2 क्लासेस की हम लोगों ने वो 1 डायमेंशन की थी, ठीक है। और ये आज पढ़ लो आप 2 डायमेंशन के कोलिजन्स को क्या बोलते हैं। तो इसमें 2 बातें करेंगे यार। देखो, एक स्ट्राइकर और एक टारगेट। कैरम का गेम ले लो, कैरम। कैरम खेलते होगे तो बेस्ट एग्जांपल है। कैरम के अंदर 2 डायमेंशन की कोलिजन्स ही होती है। तो उसमें भी एक बड़ा स्ट्राइकर होता है और कैरम बोर्ड के बिल्कुल सेंटर पर, कैरम बोर्ड के बिल्कुल सेंटर पे व्हाइट और ब्लैक और वो रेड क्वीन जो है, तो पूरा आप सेट करके और उसको स्ट्राइक ही करते हो। तो कैरम में अगर आपने कभी नोटिस किया हो, जब पहला प्लेयर स्ट्राइकर को हिट करता है तो क्या जो मोशंस होते हैं वो कौन सी डायरेक्शंस में होते हैं। कैरम अगर कभी खेला हो तुम लोगों ने, खेला तो होगा ही सभी ने ऑलमोस्ट, स्पेशली लॉकडाउन में तो सभी ने खेला है कैरम, है जी। स्ट्राइकर से पहली बार जब कैरम बोर्ड को हिट मतलब स्ट्राइक करते हो तो उसके बाद जो वो सेंटर पे व्हाइट ब्लैक वाली जो गोटियां रखते हो आप, वो सब कहाँ कहाँ मूव करते हैं, किन किन डायरेक्शन में मूव करते हो। कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है या वो फिर मतलब आप स्ट्राइक करने से पहले क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये किधर जाएंगे, या फिर वो स्ट्राइक करने के बाद ही मालूम चलेगा कि कहाँ जाएंगे वो। सिर्फ बात नहीं चलता है। मतलब अच्छा, ठीक है। बिल्कुल नहीं, मतलब पहले से तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो कि आप स्ट्राइक करोगे तो क्या होगा, इसमें कुछ नहीं पता है। स्ट्राइक करने के बाद हम देखेंगे क्या रिजल्ट होता है। तो उसी को 2 डायमेंशन कह रहे हो, जिसमें पहले से आप कुछ नहीं बता सकते कि क्या होने वाला है। स्ट्राइक होने के बाद हमें चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ता है। स्ट्राइक करने से पहले हम एडवांस में नहीं बता सकते कि कोलिजन के बाद कौन सी बॉडी किधर जाएगी, ये आप बता नहीं सकते हो। वो स्ट्राइक होने के बाद ही आप बता पाओगे कि हाँ कौन सी बॉडी किधर की तरफ गई है। इसी को कोलिजन इन 2 डायमेंशन कहा गया है, जिसमें कोलिजन से पहले मास m1 जिसको कि स्ट्राइकर कह रहे हो उसकी वेलोसिटी u, और m2 कोई टारगेट है वो रेस्ट पे है। तो मास m1 की u वेलोसिटी, m2 कोई टारगेट स्टेशनरी टारगेट मान लिया इसको, और m1 m2 को स्ट्राइक करेगा, लेकिन हमें पहले से नहीं मालूम है कि स्ट्राइक करने के बाद m1 कहाँ जाने वाला है और m2 कहाँ जाने वाला है। तो हमने कोलिजन के बाद एनालिसिस करी और कोलिजन के बाद हमने ये ऑब्जर्व किया कि m1 अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से θ1 एंगल पर मूव कर रहा है और m2 ओरिजिनल डायरेक्शन से θ2 एंगल पर जा रहा है। मतलब कोलिजन के बाद की ये जो डायरेक्शंस हैं, ये डायरेक्शंस हमें न्यूमेरिकल में दी जाएंगी। ये बताया जाएगा कि कोलिजन में कि कोलिजन के बाद कौन सी बॉडी किस डायरेक्शन में गई है। तो यहां पर हमें ये बताया जा रहा है कि मास m1 θ1 एंगल पर जा रहा है और मास m2 θ2 एंगल पर जा रहा है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और अब हमें v1 और v2 सॉल्व करना है यहाँ पर। तो इसकी हाउ टू अप्रोच पॉलिसी देखो कैसी है, मतलब कैसे काम करना है इसमें। इस टाइप के जितने भी न्यूमेरिकल सभी आगे 3-4 एग्जांपल करेंगे। तो एक बार फिर से ये 5 थ्योरी के पॉइंट्स हैं। देखो, पहला, सबसे पहले काम क्या करोगे आप, इनिशियल डायरेक्शन जो है स्ट्राइकर की, स्ट्राइकर जिस डायरेक्शन में चल रहा है उस डायरेक्शन को अपना एक्स एक्सिस मान लेंगे और अ लाइन परपेंडिकुलर टू इट एज वाई एक्सिस। तो हम पहला स्टेप आपको करके दिखा रहे हैं। मास m1 की जो वेलोसिटी है उस लाइन को हमने एक्स एक्सिस डिनोट कर दिया और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को आप डिनोट कर दो यहाँ पर एज अ वाई एक्सिस। ये स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप, एक्स और वाई कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम जस्ट बिफोर द कोलिजन। तो आप जस्ट बिफोर कोलिजन के डायग्राम को देखो और जस्ट बिफोर कोलिजन में ये बताओ कि m1 के पास जो मोमेंटम है उसका x और y कंपोनेंट क्या है, m2 के पास जो मोमेंटम है उसमें x और y कंपोनेंट की क्या वैल्यू है कोलिजन से पहले वाले डायग्राम में। तो कोलिजन से पहले वाले डायग्राम में अगर आप m1 के मोमेंटम की बात करो, m1 के मोमेंटम की, तो मास m1 मल्टीप्लाइड बाय u इतना मोमेंटम है। और कौन सी डायरेक्शन में है m1 का ये जो मोमेंटम लिख रहे हैं हम लोग, मास m1 मल्टीप्लाइड बाय u, ये x डायरेक्शन में है या फिर y डायरेक्शन में है या दोनों के बीच में लाई कर रहा है। ये डायरेक्शन ऑफ m1 u की अगर बात करी जाए तो, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रखे हो, किधर की तरफ है ये सर एक्स एक्सिस। x एक्सिस, यानी कि ये मोमेंटम का x कंपोनेंट। और अगर पूछा जाए कि यहाँ पर मोमेंटम का y कंपोनेंट कितना होगा, सर तो जीरो।
जीरो होगा, जीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी कोई भी हमारी वाई एक्सिस पर नहीं है, कोई भी वेलोसिटी वाई एक्सिस पर नहीं है। अब कोलिजन के बाद तीसरे स्टेप पर आ जाओ आप। तीसरे स्टेप पर कोलिजन के बाद ये जो डायरेक्शंस हमें दिख रही हैं, इन डायरेक्शंस पर नजर डालो, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऑलरेडी हम ड्रॉ कर चुके थे, पहले ही ड्रॉ कर चुके थे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो पहले वेलोसिटीज को रिजॉल्व कर लेते हैं, और जब आप वेलोसिटीज को रिजॉल्व कर लेंगे तो m1 की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला कंपोनेंट यानी कि एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट वो हो गया v1 cos θ1, और y डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट लिख देंगे v1 sin θ1 के बराबर। ऐसे ही m2 की वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे तो m2 की वेलोसिटी का x एक्सिस पर कंपोनेंट हो गया v2 cos θ2, और y एक्सिस पर उसका कंपोनेंट हो गया v2 sin θ2 के बराबर। अब इसमें भी फिर ये करना है आपको, फिर से x और y कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम जस्ट आफ्टर द कोलिजन। तो अब अगर आप मोमेंटम x एक्सिस पे लिखना चाहते हो तो m1 मल्टीप्लाइड बाय v1 cos θ1 पहला मोमेंटम, और m2 भी साथ में चल रहा है तो m2 मल्टीप्लाइड बाय v2 cos θ2, ये हो गया x डायरेक्शन का मोमेंटम। और अब y डायरेक्शन के मोमेंटम लिखेंगे तो y डायरेक्शन में m1 v1 sin θ1। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, m1 का मोमेंटम पॉजिटिव y डायरेक्शन में चल रहा है और m2 का मोमेंटम नेगेटिव y डायरेक्शन की तरफ है। तो जब हम y मोमेंटम लिखेंगे तो m1 v1 sin θ1 को तो प्लस में लिखेंगे, लेकिन माइनस के साथ लिखेंगे दूसरा मोमेंटम m2 v2 sin ऑफ θ2, बिकॉज वो नेगेटिव y डायरेक्शन में है और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी। 3 स्टेप हो गए। चौथा स्टेप, कंजर्व द लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इन द कंपोनेंट फॉर्म। मतलब कोलिजन से पहले जो px की वैल्यू है यानी कि x कंपोनेंट, और कोलिजन के बाद जो px है, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। दैट मीन्स हमारी पहली इक्वेशन ये बन जाएगी m1 u शुड बी इक्वल टू m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और कोलिजन से पहले y एक्सिस का मोमेंटम 0, और ये बराबर होना चाहिए कोलिजन के बाद जो y एक्सिस का मोमेंटम है, यानी कि m1 v1 साइन ऑफ θ1 प्लस m2 v2, बट प्लस की जगह यहाँ माइनस साइन लग रहा है डायरेक्शंस की वजह से माइनस साइन, तो माइनस m2 v2 साइन θ2। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। ये हमारा फोर्थ नंबर का पॉइंट है जो थ्योरी में लिखा गया है कि आपको कंजर्वेशन जो लगाना है वो अलग अलग करना है, एक्स डायमेंशन में अलग कंजर्व करना है, वाई डायमेंशन में अलग से कंजर्व करके दिखाना है। और फिफ्थ नंबर का पॉइंट ब्लैक कलर से इसलिए लिखा है मैंने कि ये इफ लगा हुआ है, ये सबके लिए नहीं होगा। मतलब पॉइंट नंबर 4 तक की तो वर्किंग आपकी कॉमन वर्किंग है, चाहे कोलिजन इलास्टिक हो चाहे इन इलास्टिक हो, ये वर्किंग कॉमन है, इतनी वर्किंग कॉमन है। पांचवा पॉइंट कॉमन वर्किंग में नहीं आता है, बिकॉज वहां पर ये लिखा जा रहा है कि अगर कोलिजन इलास्टिक है then one more equation can be formed by the conservation of kinetic energy। बट उसको जनरलाइज नहीं कर सकते हो, बिकॉज अगर इलास्टिक कोलिजन नहीं है तो फिर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं कराओगे। बट ये दो इक्वेशंस तो आप चाहे कोलिजन इलास्टिक हो या ना हो, ये दो इक्वेशंस हमेशा बनेगी। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज कुछ एग्जांपल दिखाएं इसके कैसे कर रहे हैं। नो सर, क्लियर हो गया। ठीक है, एग्जांपल लें इसके अभी। सर क्लियर हो गया। चलिए एग्जांपल दिखाते हैं आपको कुछ इसमें। जैसे ये है, ये पहला एग्जांपल है। इसमें दे रखा है गिवन दैट द कोलिजन इज इलास्टिक। ध्यान से देखना, यहाँ पे दे रखा है कोलिजन से पहले का डायग्राम दे रखा है, कोलिजन के बाद। अब इसमें क्या क्या गिवन नहीं है, क्या क्या गिवन नहीं है, तो ब्लू वाले कलर के ऑब्जेक्ट, जो ब्लू बॉल है, ब्लू वाला ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी v1 ये नहीं दी गई है आपको, यानी ये अननोन है। रेड वाले बॉल की वेलोसिटी v2 ये नहीं दी गई है, ये अननोन है। और रेड वाले बॉल की एंगल, रेड वाले बॉल का एंगल भी नहीं दिया है थीटा, ये भी अननोन है। तीन अननोन्स हो गए यहां पर। ठीक है, देखो अब पहला स्टेप फॉलो करने जा रहे हैं। पहला स्टेप हमने सबसे पहले यहाँ पर अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया है, एक्स और वाई एक्सिस का बना लीजिए। तो पहले इधर हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस, वर्टिकल डायरेक्शन में वाई एक्सिस। इक्वेशन 1, इसमें तीन इक्वेशंस बन रही है, देखो कैसे कैसे बनेगी। इक्वेशन 1 आपकी बनेगी मोमेंटम के एक्स कंपोनेंट को कंजर्व करके, यानी कि कांस्टेंट करके। क्या बनेगी इक्वेशन इससे, तो कोलिजन से पहले एक्स डायरेक्शन के अंदर मोमेंटम की वैल्यू m इंटू वी इक्वल टू कोलिजन के बाद ब्लू वाले ऑब्जेक्ट की
ब्लू वाले ऑब्जेक्ट की MV1 उसका एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा उसमें cos 37 डिग्री, प्लस रेड वाले ऑब्जेक्ट की बात करोगे तो रेड वाले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम MV2, लेकिन उसको रिजॉल्व करो, उसका भी एक्स कंपोनेंट चाहिए आपको, उसमें cos थीटा। ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। इक्वेशन 2 आप बनाओगे इस टाइप के कोलिजन्स में। नंबर ऑफ इक्वेशंस कैसे बननी होती है देखो। इक्वेशन 2 मोमेंटम के वाई एक्सिस की वैल्यू को भी कंजर्व कराना है, इसको भी कांस्टेंट रखना है। कोलिजन से पहले वाई डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं है, जीरो है। कोलिजन के बाद वाई डायरेक्शन का मोमेंटम MV1 sin 37 डिग्री और MV2 फिर से एक बार ध्यान रखना, क्योंकि V2 का जो वाई एक्सिस का मोमेंटम है वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जाएगा और V1 के वाई एक्सिस का मोमेंटम पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जाने वाला है। तो माइनस MV2 साइन ऑफ थीटा, ये हो गई हमारे लिए सेकंड नंबर की इक्वेशन। ये दो इक्वेशन तो यहां बन गई। और जैसे कि नोट्स में आपको बताया मैंने कि अगर इलास्टिक है तो वन मोर इक्वेशन कैन बी फॉर्म्ड, और वो यहां पर इलास्टिक है, कोलिजन इलास्टिक दे रखा है इन्होंने, तो हम यहां पर एक थर्ड इक्वेशन बनाएंगे अपनी, और वो है काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू द काइनेटिक एनर्जी जस्ट आफ्टर द कोलिजन। तो हाफ MV² काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले, और कोलिजन के बाद की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ MV1² प्लस हाफ MV2²। काइनेटिक एनर्जी में कंपोनेंट्स करने की कोई जरूरत नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी स्केलर क्वांटिटीज में आता है तो डायरेक्टली V1 V2 पुट करना है, इसको रिजॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती इसमें। ये टोटल 3 इक्वेशंस है और 3 ही अननोन है हमारे लिए। V1 अननोन है, V2 अननोन है और थीटा अननोन है। अब इसको सॉल्व करना है। ये भी चैलेंज है, सॉल्व कैसे करोगे आप इसमें से, वो भी अपने आप में एक चैलेंज ही है कि इसको सॉल्व करके आंसर कैसे लाएंगे। तो MV को इक्वेट कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन वाले को। हाँ, क्यों नहीं कर सकते हो। ये 3 इक्वेशंस हैं, इसके आगे तो मैथ। देखिए पहले मेरी बात सुनो कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में हमेशा दो बातें होती है ना, एक होती है मेकिंग ऑफ इक्वेशंस और एक होती है सॉल्विंग ऑफ इक्वेशंस। तो मेकिंग ऑफ इक्वेशंस तो आपके लॉज, थ्योरम्स और प्रिंसिपल्स पर बनती है, मतलब उसके पीछे कोई न्यूटन लॉ होगा, कोई थ्योरम होगी, कोई कंजर्वेशन होगी, वो इक्वेशंस बनती हैं उनसे। अब सॉल्व करने के लिए आपको इक्वेट करना है, डिवाइड करना है, सेपरेट करना है, उसके लिए आप फ्री हो, जो मर्जी करना है करो, बट आंसर कैसे आएगा ये बताओ। आपको V1 की वैल्यू निकालनी है, V2 की वैल्यू निकालनी है और थीटा की भी वैल्यू निकालनी है, तीनों निकालनी है। तो प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पर ये आ रही है मेरे को। हालांकि सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं हो पाएगा ये, तो हो जाएगा। नहीं, हाँ सॉल्व तो होगा, बट मैं तो रियलिटी को वैसा अब रियलिटी बोलता रहता हूँ कि इक्वेशंस फॉर्मेशन डिफिकल्ट नहीं होता, पूरी क्लास लगभग बना लेती है, बट उसके आगे सॉल्व करना डिफिकल्ट पड़ता है। तो इसको एक बार मतलब बताना क्या आंसर आएगा देख करके। ठीक है जी, आप इसको जरा एक बार मुझे बताना क्या आंसर बनेगा, अगर आप ट्राई कर पाओ, इसका आंसर ले आ पाओ। मैं एक हिंट कर दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मतलब कंप्लीट सोल्यूशन तो नहीं दे रहा, बट एक हिंट कर देंगे जिससे तुमको ये मालूम चलेगा कि अपना सोल्यूशन सही है कि नहीं। वो हिंट ये है कि जो थीटा आएगा वो उसकी वैल्यू 53 डिग्री के बराबर आएगी, और यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, वो पता नहीं आप लोग को आइडिया है या नहीं है, जैसे कि साइन ऑफ 37 डिग्री, तो ये 3/5, कॉस ऑफ 37 डिग्री ऑब्वियसली निकालना होगा तो आप 4/5 लिखोगे, और ऐसे ही आप 53 डिग्री भी निकाल सकते हो। जब 37 डिग्री की वैल्यू, साइन 37 डिग्री सेम एज कॉस 53 डिग्री एंड कॉस 37 डिग्री सेम एज साइन ऑफ 53 डिग्री। तो ये हिंट है, मतलब कि इन 3 इक्वेशंस में से एक का आंसर बता रहे हैं कि थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 53 डिग्री के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, ये आप वेरीफाई करना, थीटा इक्वल टू 53 डिग्री। ट्राई करेंगे। हाँ, मतलब एक आंसर तो बता दिया, अब दो, मतलब आंसर सिर्फ वेरीफाई करने के लिए बताया है कि अगर तीनों को सॉल्व करोगे तो ये पता भी तो होना चाहिए कि मेरा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो उसमें एक एक चेक पॉइंट है कि अगर थीटा 53 डिग्री आया है तो इसका मतलब आपने सब कुछ सही सॉल्व किया होगा। सॉल्व क्या करना है ये भी पता होना चाहिए आपको। V1 की वैल्यू निकालनी है, V2 की वैल्यू निकालनी है और थीटा की वैल्यू निकालनी है, और V1 और V2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ V निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर V की एक वैल्यू दे दे रहा हूँ आपको 10 मीटर पर सेकेंड, तो अब आप बता देंगे ना V1 कितना आएगा।
मैंने एग्जाम्पल के फॉर्म में ये भी बता दिया तुम्हें। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर V2 35/4 आ रहा है। V2 कितना बता रहे हो? 35/4। अच्छा, सॉल्व भी कर लिया, शाबाश भाई। ठीक है, बता रहा, एक मिनट। 53 10 इंटू 3/5 मेरे ख्याल से ना, श्योर नहीं हूँ, बट V2 शायद 6 आएगा और V1 4 आएगा। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। V2 की वैल्यू 6 आएगी और V1 की वैल्यू 4 आएगी। इसको चेक कर लो भाई, ये म्यूजिक बंद कर दो यार। एक बार वेरीफाई करो ना कि क्या V2 इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड और V1, मैं तो आंसर बता रहा हूँ तुम्हें। आप किसी इक्वेशन में देख लो कि क्या ये रिजल्ट्स पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, देख लेते हैं एक बार। ये सारे m कैंसिल कर दो, अभी मालूम चल जाएगा आंसर सही है कि नहीं है। और v की वैल्यू 10 है, लेफ्ट साइड 10। V1 मैं कह रहा हूँ 4 आना चाहिए, 4 cos 37 डिग्री 4/5। V2 6 और cos थीटा 53 डिग्री है, cos 53 डिग्री 3/5। एक बार देख लेते हैं कि ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा। नहीं आ रहा मेरे ख्याल से कुछ। नहीं सेटिस्फाई हो रहा ना इसमें। यस सर, नहीं हो रहा। ये कोई गड़बड़ आंसर इसका मतलब। फिर ठीक है, आंसर इसमें ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को, इसका मतलब। और आपने जो बताया बच्चा वो रख के देख लो, हो सकता है वही सही हो। मतलब मेरे को अंदाजे से था लगभग इतना आना चाहिए, बट थीटा का आंसर शेयर हूँ मैं। थीटा मुझे याद है, थीटा इसलिए याद है कि बिकॉज ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो V1 V2 और V1 मैंने अचानक से 10 लिया है, तो मैं पता नहीं कितना आएगा। चलो देखते हैं, अगली बार डिस्कस कर लेंगे। मतलब अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ये एक रियल पिक्चर है और उसी का एक न्यूमेरिकल पर पोर्शन है। रियल पिक्चर में वो दो कारें आपस में टकरा करके एक डायरेक्शन में चली गई, तो इसी को कोलिजन इन टू डायमेंशन भी कहा जाता है। मतलब रियल लाइफ में चौराहे पे जो एक्सीडेंट होते हैं, या गली के मोड़ पर जो एक्सीडेंट होते हैं, कि अगर से आप गाड़ी लेके जा रहे हो, उधर से कोई और आ रहा है, टक्कर हो गई, तो इसमें भी कह रहे हैं कि टू मासेस कोलाइड एंड स्टिक टुगेदर। ये इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि क्या क्या हुआ वहां पर। स्टिक टुगेदर मतलब किस टाइप का कोलिजन हुआ यहाँ पर। ये अगर ये कोलाइड करके और एक दूसरे से स्टिक कर जा रहे हैं, तो क्या इलास्टिक कोलिजन हुआ या फिर ये इनइलास्टिक कोलिजन मानेंगे इसको? क्या बोलते हो आप लोग के कंसेप्ट के हिसाब से क्या बनना चाहिए? जल्दी बोलो इसको, कैसा कोलिजन हुआ ये? दो होना बॉडी, चाहिए नॉट। मतलब क्या ये इलास्टिक है जहां बॉडी स्टिक हो रही है? इनइलास्टिक है सर। सर इनइलास्टिक है सर। हाँ, तो इसमें क्या फिफ्थ नंबर पॉइंट का यूज करेंगे? दैट मीन्स कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नहीं, नो सर। नहीं। नो हाँ, सर। लेकिन बाकी के 4 पॉइंट्स लगेंगे। दैट मीन्स कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मोमेंटम कंजर्व होंगे। तो सुनो अब क्या करते हैं इसमें, देखो। पहले तो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम इंट्रोड्यूस करो कि एक तरफ एक्स एक्सिस और एक तरफ वाई एक्सिस। पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्स और वाई एक्सिस है कहाँ पर। तो अब पहले तो ये कोलिजन से पहले वाली डायग्राम है। कोलिजन से पहले कितना मोमेंटम है एक्स एक्सिस पर और कितना मोमेंटम वाई एक्सिस पर है, ये देखो। कोलिजन से पहले वाले की बात कर रहे हैं, बिफोर में, और यहाँ पर भी बिफोर में। तो डायग्राम को देख करके देख लो, इन दोनों में से कौन सा मास एक्स एक्सिस पर चल रहा है। 2m और m में से कौन सा ऐसा मास है जो एक्स एक्सिस के अराउंड मूव कर रहा है इसमें से? तो नेचुरली 2m वाला मूव कर रहा है, तो उसका कितना मोमेंटम है? 2m मल्टीप्लाइड बाय v0। ये एक्स एक्सिस का मोमेंटम। वाई एक्सिस पर ये रेड वाली बॉल जा रही है, तो m इंटू 2v0 इसका वाई मोमेंटम हो गया। ये कोलिजन से पहले। कोलिजन के बाद, कोलिजन के बाद क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चला जाए, तो क्वेश्चन के हिसाब से ये दोनों मासेस स्टिक कर गए, यानी 2m और m मिल करके हो गए 3m। 2m और m मिल करके 3m हो गए, और ये 3m मास, ये जो 3m मास है, ये किसी v स्पीड से थीटा एंगल पर जाएगा। ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ, यानी कि थीटा मेरे लिए अननोन है और v भी अननोन है। ये दो चीजें अननोन है मेरे लिए। अब ये स्टिक कर गए, तो ये दो मास तो बचे नहीं, अब सिंगल मास हो जाएगा स्टिक करने के बाद। तो अब मोमेंटम का x और मोमेंटम का y कंपोनेंट अगर कैलकुलेट करें यहाँ पर, एक बार फिर से कोलिजन के बाद,
तो कोलिजन के बाद अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास टोटल 3m मास है, उसके पास वेलोसिटी v है, उसमें से x कंपोनेंट cos थीटा के बराबर आएगा इसमें, और साइन y कंपोनेंट में यहाँ साइन थीटा आएगा। और जैसे कि थ्योरी बताई गई है, आपको मोमेंटम के x कंपोनेंट्स को इक्वेट करना है, इन दोनों को इक्वेट कर दो आपस में, और ऐसे ही मोमेंटम का y कंपोनेंट कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद इनको भी आपस में इक्वेट करो। और अब बताओ क्या आएगा। ये वाला क्वेश्चन तो फिलहाल अभी सॉल्व कर लो, कितना आएगा यार, थीटा की वैल्यू क्या आएगी इसमें से। मतलब एक इक्वेशन हमारी ये बन रही है कि 2mv0 इज इक्वल टू 3mv। सर 45। पक्का ना बच्चे, ध्यान से सुनना। एक इक्वेशन ये बन सर रही है 45। और दूसरी इक्वेशन बन रही है वो भी 2mv0 इक्वल टू 3mv साइन थीटा बन रही है। हाँ सही बोल रहे हो, ये दो इक्वेशंस बन रही हैं। तो इन दोनों को अब सॉल्व करें। सही आंसर मेरे ख्याल से आपने सॉल्व करने के बाद थीटा की वैल्यू आएगी 45 डिग्री के बराबर, बिल्कुल सही आंसर है। और फिर जब थीटा 45 है तो v की भी वैल्यू आ जाएगी, फिर 2 कैंसिल कर देंगे तो ये 45 यहाँ पर √2 आ जाएगा मेरे ख्याल से। 2√2/3 v0 पे वेरीफाई करना है यार इसे। बस 45 1/√2 चला गया 2√2/3। ठीक है, ठीक है बोलो कंफर्म करके। यस सर, यस सर। अब इन्होंने और पूछा है, चलिए सही। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ये कैसे निकाले। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, इस पोर्शन को निकालने के लिए एक काम करते हैं, काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले की कैलकुलेट करो। तो कोलिजन से पहले वाली काइनेटिक एनर्जी में हाफ 2m मास v0 स्क्वायर, मतलब इसे ब्लू वाले ऑब्जेक्ट की एनर्जी प्लस रेड वाले ऑब्जेक्ट की एनर्जी, वो हो जाएगी हाफ m और यहाँ पर 2v0 का स्क्वायर। ये कोलिजन से पहले। और कोलिजन के बाद की काइनेटिक एनर्जी, कोलिजन के बाद वाली काइनेटिक एनर्जी तो वो हो जाएगी हाफ, कोलिजन के बाद हमारे पास 3m का मास हो गया जिसकी वेलोसिटी v है और उस v को कैलकुलेट किया गया है 2√2v0/3। इसको रख करके यहाँ पर, और फिर इसके बाद डिफरेंस निकाल दो, बिफोर और आफ्टर का डिफरेंस वो लॉस है। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी जो पहले थी बिफोर वाली और उसमें से लेस कर दो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर वाली, तो ये इसका भी आंसर आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखो एग्जांपल एक और दिखाएं। ये एक फ्रिक्वेंटली मतलब बहुत पूछा गया है, पहले बार क्वेश्चन पढ़ लो फिर बताते हैं क्या है। मतलब बहुत ही मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हर साल कहीं ना कहीं आता जरूर है। मेंस, एडवांस, बिट सेट, इतने एग्जाम्स होते हैं कि किसी न किसी में तो ये क्वेश्चन मिल ही जाता है। VIT, MIT, KIT, दुनिया भर के एग्जाम्स हैं। सो क्वेश्चन पढ़ लो आप। देखो, टू पार्टिकल्स ऑफ, क्या क्या इसमें की वर्ड्स हैं। टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास पहली बात, और वन बॉल इनिशियली एट रेस्ट। कोलिजन एब्सोल्युटली इलास्टिक कहा जा रहा है, लेकिन हेड ऑन नहीं है, मतलब कि वन डायमेंशन का नहीं है, टू डायमेंशन है। What will be the angle between the velocities of two particles just after the collision? समझ पाए इसको क्या है क्वेश्चन। सोल्यूशन नहीं पूछ रहे हैं आपसे, मतलब क्वेश्चन क्या है ये तो हमने है कि नहीं। सोल्यूशन पार्ट में पूछ रहे हैं, सोल्यूशन। यस। चलिए देखो, क्वेश्चन का कहना ये है कि एक पार्टिकल है, मान लिया m मास का, वो किसी वेलोसिटी से चल रहा होगा v0 वगैरह से, पार्टिकल नंबर 1, और एक दूसरा पार्टिकल हमारे पास उसी मास का 2 है जो रेस्ट पे है, वन बॉल इनिशियली एट रेस्ट। तो ये स्टेटस कोलिजन से पहले का है। क्वेश्चन के हिसाब से चले तो वो कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 है, ये कोलिजन के बाद अलग अलग डायरेक्शंस में जाने लगे। ऑब्जेक्ट 1 किसी और डायरेक्शन में जाएगा, ऑब्जेक्ट 2 किसी और डायरेक्शन में जाएगा, और हमें निकालना है व्हाट विल बी एंगल बिटवीन द वेलोसिटीज ऑफ टू पार्टिकल। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट 1 v1 वेलोसिटी से चले और ऑब्जेक्ट 2 v2 वेलोसिटी से चले, तो ये जो v1 और v2 के वेक्टर्स हैं, इन वेक्टर के बीच का ये एंगल
पूछा जा रहा है आपसे कि ये एंगल कितना होगा, ये क्वेश्चन है मेरा कि मास 1 और मास 2 की वेलोसिटीज के डायरेक्शंस के बीच में क्या एंगल बनेगा। अब सुनो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर बड़ा ही यूनिक मेथड है, मतलब एक्चुअली यूनिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ हम ही फॉलो करते हैं और वेक्टर अप्रोच है। थोड़ा सा वेक्टर का कंसेप्ट लगाएंगे। सबसे पहले आपको ये लगाना है कि जो मोमेंटम है, मोमेंटम वो कंजर्व है। तो अगर मैं मोमेंटम लिखना चाहूं तो कोलिजन से पहले का मोमेंटम कितना है, देखिए मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और इसको p मान लेते हैं कि कोलिजन से पहले वाला मोमेंटम p है, और कोलिजन के बाद मान लेते हैं कि मास 1 जो कि v1 वेलोसिटी से चल रहा है, इसके मोमेंटम की वैल्यू p1 है, और मास 2 जो कि v2 वेलोसिटी से चल रहा है, इसके मोमेंटम की वैल्यू p2 है। ये मान के चल रहा हूं मैं। तो कंजर्वेशन के हिसाब से कोलिजन के पहले वाला मोमेंटम यानी कि कैपिटल P और कोलिजन के बाद वाले मोमेंटम यानी कि P1 और P2, इनका वेक्टर सम P1 और P2 का वेक्टर सम कैपिटल P के बराबर करो। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब यही है। मोमेंटम की टोटल वैल्यू कोलिजन से पहले और मोमेंटम की टोटल वैल्यू कोलिजन के बाद सेम रहनी चाहिए। सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, उसको हमने वेक्टर के फॉर्म में यूज कर लिया है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, दोनों तरफ इसका सोल्यूशन ही बिल्कुल अलग है। दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, डॉट प्रोडक्ट बाय कैपिटल P वेक्टर। तो लेफ्ट साइड पर हो जाएगा P वेक्टर डॉट P वेक्टर इक्वल टू राइट हैंड साइड पर P1 प्लस P2 एंड डॉट फिर से P वेक्टर। इसके अगले स्टेप पर क्या करने जा रहे हैं, जो राइट हैंड साइड पर कैपिटल P वेक्टर है, राइट हैंड साइड पर जो कैपिटल P वेक्टर है उसको फिर से रिप्लेस कर सकते हो, बिकॉज कैपिटल P इक्वल है P1 प्लस P2 के। कैपिटल P इक्वल टू P1 प्लस P2 है, तो राइट साइड का जो कैपिटल P है उसको हम रिप्लेस कर दे रहे हैं वापस P1 प्लस P2 वेक्टर से, और लेफ्ट साइड पर P डॉट P। यहां पर ये चीज वेक्टर में बताई गई थी, अब तुम लोग को इस समय याद है या नहीं याद है मुझे पता, लेकिन वेक्टर में एक चीज डिस्कस की गई थी कि अगर आप ए वेक्टर और डॉट ए वेक्टर करते हो, मतलब एक वेक्टर का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, तो इसकी वैल्यू स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर के बराबर। उसके अलावा एक और चीज डिस्कस की गई थी कि ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए। फर्क नहीं पड़ता इसमें, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट से फर्क नहीं पड़ता। तो लेफ्ट हैंड साइड, इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है अगर हम उसकी बात करें तो उसको लिख सकते हैं कैपिटल P स्क्वायर। राइट हैंड साइड पर हम क्या करने जा रहे हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। तो यहाँ पर एक टर्म आएगी आपकी P1 डॉट P2 की, P1 डॉट P1 की, एक टर्म आएगी P2 डॉट P2 की, और एक टर्म आएगी 2 टाइम्स P1 डॉट P2। ये आएगी टर्म। फिर इसको लिख सकते हैं P स्क्वायर इक्वल टू P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर एंड प्लस ट्वाइस P1 डॉट P2। और एक स्टेप हम यहाँ पर थोड़ा सा स्किप करेंगे। यहाँ पर ये जो है हम लोग इस P स्क्वायर को लेफ्ट साइड, P2 स्क्वायर को लेफ्ट साइड, और यहाँ पर इक्वल टू साइन से लगा रहे हैं। अब एक और रिलेशन आपको याद होना चाहिए। एक रिलेशन और होता है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में एक रिलेशन चलता है, दैट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू P स्क्वायर बाय 2m। इसके बारे में जानते हो नहीं जानते हो, काइनेटिक एनर्जी बराबर है P स्क्वायर बाय 2m का रिलेशन। Yes, sir. तो ठीक है, तो इसका मतलब P स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स मास इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो जो लेफ्ट साइड पर P स्क्वायर है उसको 2m काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले वाली, इसको मैं K0 से डिनोट कर देता हूं। ऑब्जेक्ट 1 के काइनेटिक एनर्जी को K1 मान लेते हैं और ऑब्जेक्ट 2 की काइनेटिक एनर्जी को K2 मान लेते हैं। तो -2m K1 और -2m K2 इज 2 टाइम्स P1 डॉट P2। यहां से 2m कॉमन कर लें, ये आ जाएगा K0 माइनस K1 प्लस K2 इज 2 टाइम्स
P1 डॉट P2। अब इसका यूज करो, कोलिजन इलास्टिक था। कोलिजन इलास्टिक का मतलब होता है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले थी यानी कि K0, उतनी काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद भी रहनी चाहिए यानी कि K1 प्लस K2। K0 इक्वल टू K1 प्लस K2। और अगर ऐसा हुआ तो लेफ्ट हैंड साइड पूरा हमारा हो गया 0। और लेफ्ट हैंड साइड 0 होने का मतलब ये हो गया कि मोमेंटम 1 डॉट मोमेंटम 2 यानी P1 डॉट P2 की वैल्यू 0। अब याद करो वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट कब 0 आता है दो वेक्टर के बीच का, कितने एंगल पर, मतलब कौन सा सर एंगल, कितना 90 डिग्री। 90 डिग्री। इसका मतलब P1 डॉट P2 0 होने का मतलब P1 और P2 के बीच 90 डिग्री का एंगल है। और यही मेरा क्वेश्चन था, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द वेलोसिटीज ऑफ टू पार्टिकल्स, सो आंसर इज 90 डिग्री। सर पर इस क्वेश्चन में कैसे मतलब ये जज किया कि इसमें डॉट प्रोडक्ट लेके नहीं, चलना मैं तो है? देखो डे स्टार्टिंग में बता दिया था, बिगिनिंग में कैसे था इसका। ये क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है विद यूनिक सोल्यूशन है, और इसीलिए इसको अलग से टैग कर रखा है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड प्रॉब्लम का। मतलब फिजिक्स में देखिए हर क्वेश्चन को हम सिस्टमैटिकली नहीं चल सकते, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका सोल्यूशन भी बिल्कुल यूनिक ही है और वो किसी एक के माइंड में स्ट्राइक कर गया होगा और वो तब से चला आ रहा है। मतलब ये 100% श्योर है कि ये मेथड वो नहीं, ऑड वन आउट वाली सिचुएशन की कभी कभार किसी के दिमाग में ये मेथड आया होगा। ठीक है, वो तो हमने एक्चुअली, मैं बिकॉज इतना रीडिंग करता रहता हूं तो मेरे को ये मेथड कहीं मिला। ठीक है, बहुत आप सर्च करोगे नहीं मिलेगा। आप इस क्वेश्चन को गूगल करना है, आप गूगल पे तो आजकल आपके हर क्वेश्चन के डाउट मिल जाते हैं आप लोग को। एक इसको ट्राई करना है और देखो क्या क्या सोल्यूशंस आते हैं इसके। मतलब ये अगर आपके मन में ये चल रहा है यार कि हम ये चीज कैसे सोचेंगे, तो एक्चुअली इस मेथड की तुमको अब जरूरत पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि दूसरा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इस मेथड से सॉल्व होने वाला है। ये इकलौता मेथड, इकलौता क्वेश्चन, खत्म कर दो इसको यहीं पर। ठीक है, ये यूनिकनेस है इसकी और कुछ नहीं। इस टाइप का दोबारा क्वेश्चन नहीं होगा और इस टाइप का दोबारा कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ओके सर। है ना, तो ये एक फ्रेम करके कहीं रख लेना भाई। बाकी क्वेश्चन तो हम इससे करेंगे, एक्स एक्सिस का मोमेंटम कंजर्व करा के, वाई एक्सिस का मोमेंटम कंजर्व करा के। ये जनरलाइज थ्योरी है, इसीलिए तो उसको यहाँ लिखा हाउ टू अप्रोच। बट ये वाकई में अलग क्वेश्चन था, इसका तरीका भी अलग है सॉल्व करने का। देखो नेक्स्ट, a particle of mass moving in the x direction with velocity 8 meter per second collide elastically with another particle that is initially at rest. Assuming that the two particles have equal speeds after the collision, find the speed of each particle after the collision and the direction of their motion. यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, a particle of mass कुछ मिसिंग है। ठीक है, इसके कुछ 2 किलोग्राम मान लेते हैं, और अनदर पार्टिकल वो भी 2 किलोग्राम का है, कुछ मिसिंग हो गया बस। तो ये जैसे यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि भाई एक 2 किलोग्राम है, मतलब उसको फिलहाल m से डिनोट कर लेते हैं। ये मास मूव कर रहा है 8 मीटर पर सेकंड से 1, और दूसरा वाला मास अनदर पार्टिकल विच इज एट रेस्ट, सेकंड नंबर 2 रेस्ट पे। देखो यार मोमेंटम वाला चैप्टर बता रहा हूँ बहुत आसान चैप्टर है, अगर आप इसको ना सिस्टमेटिकली करते जाओ, जैसा कहा जा रहा है, जो गाइडलाइन दी जा रही है उनको फॉलो कर लो बस। इसके बाद एज्यूम क्या करना है, देखो द टू पार्टिकल्स हैव इक्वल स्पीड आफ्टर द कोलिजन, लेकिन डायरेक्शंस के बारे में कोई बात नहीं की जा रही है और डायरेक्शन पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो ऑब्जेक्ट 1 की कुछ डायरेक्शन मान लेंगे, ऑब्जेक्ट 2 की कोई डायरेक्शन मान लेते हैं। ऑब्जेक्ट 1 थीटा 1 एंगल पर है, ऑब्जेक्ट 2 थीटा 2 एंगल पर है। लेकिन एक अच्छी बात इसमें ये कह दी गई है कि दोनों के पास स्पीड सेम है, तो v और v मानेंगे। अब इसमें इक्वेशंस बनाओगे, सुनो। तो एक जो मोमेंटम एक्स एक्सिस पर कंजर्व करने की इक्वेशन है, देखो कैसे बनेगी वो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से कैसे इक्वेशन बनेगी।
तो लेफ्ट साइड के फिगर को ध्यान दें तो m इंटू 8 का मोमेंटम x एक्सिस पर हो गया, यानी कि 8m। कोलिजन के बाद वाली फिगर पे ध्यान दो तो m इंटू वी इंटू कॉस थीटा 1 प्लस m इंटू वी इंटू कॉस थीटा 2। तो एम वी और इसके अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2। जिसको न समझ आए बता दे रहे हैं अरबी। ये इक्वेशन समझ में आई कहाँ से लिखी है? ये इक्वेशन समझ में आ रहा है कैसे लिखी है, मतलब क्या किया गया इस इक्वेशन में? यस Yes, सर। अच्छा जी, अब मोमेंटम का y कंपोनेंट कंजर्व करते हैं। तो y कंपोनेंट पे कोलिजन से पहले तो कोई डायरेक्शन कोई मोमेंटम है नहीं y एक्सिस के अराउंड, जीरो है। कोलिजन के बाद ऑब्जेक्ट 1 के लिए एम वी साइन थीटा 1 और ऑब्जेक्ट 2 के लिए एम वी साइन थीटा 2, लेकिन ऑब्जेक्ट 1 के लिए प्लस और ऑब्जेक्ट 2 के लिए माइनस डायरेक्शंस के हिसाब से। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। और थर्ड इक्वेशन एक और बनेगी, क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व करा देंगे। ये तीसरी इक्वेशन बना देंगे। तो कोलिजन से पहले वाली हाफ m इंटू 8 स्क्वायर और कोलिजन के बाद हाफ m v स्क्वायर, और इसका डबल कर देंगे बिकॉज दोनों मासेस सेम स्पीड पर चल रहे हैं। तीसरी इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। अब इसको सॉल्व करना है। तो अब इनको जब सॉल्व करोगे तो एक चीज तो बड़ी क्लियर दिख रही है इक्वेशन नंबर 2 से। इसमें अगर सॉल्व करोगे तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 ये चीज क्लियर हो रही है कि थीटा 1 बराबर थीटा 2 आएगा। समझ पा रहे हैं कि इक्वेशन 2 से थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 कैसे होगा? यस सर। है ना? ठीक है, तो ये इसको थीटा ही मान लेते हैं, फिर इसका मतलब ये दोनों थीटा हो गए। फिर आप इक्वेशन 1 पे आ जाओ। इक्वेशन 1 पे, तो इक्वेशन 1 में m और m कैंसिल हो जाएंगे। ये तो मैथ चल रही है भैया, मैथ है। 8 इक्वल टू वी, और जब थीटा 1 थीटा 2 बराबर है तो ये एक तरीके से 2v cos थीटा लिख देंगे इसको, 2v cos थीटा, एक ये बन जाएगा। और थर्ड वाली इक्वेशन से m और m को कैंसिल कर देते हैं, हाफ और हाफ कैंसिल कर देते हैं, तो थर्ड वाली इक्वेशन से v की वैल्यू मिल जाएगी। डायरेक्टली मेरे को दिख रहा है ये 8 स्क्वायर है 64, यहाँ पर 2 32 हो गया। 32 मतलब v इक्वल टू रूट 32 यानी कि 4 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। अब इसे v को यहाँ पे ले जाओ और थीटा की वैल्यू निकाल लो। मतलब ये थोड़ा सिंपल है सोल्यूशन। ठीक है जी, बोलो आगे बढ़े। अगर इस मेथड को समझ गए तो आगे बढ़े, जल्दी बताओ। इसमें मेथड तो एक ही है, मेथड क्या क्वेश्चन बदल रहे हैं, करने का तरीका तो सिंपल है, करने का तरीका बार बार ये रहेगा। यस बढ़ सर। जाए, आगे बढ़ जाए। यस। चलिए, अब थोड़ा सा दूसरा टॉपिक आ रहा है 2 डायमेंशन कोलिजन के बाद, ये ऑब्लिक कोलिजन है ना। और इसको बड़ा ध्यान से करना बिकॉज जेई में इसके ऊपर लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं कंटिन्यूअसली। इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पिछले 2-3 सालों में कई बार पूछ लिया इन्होंने। ठीक है, और फिर एज यूजुअल नोट्स आप लोग के लिए हमेशा तैयार रहते हैं पहले से ही। बट ये नोट्स तुम लोग को एक्चुअली रजिस्टर में कॉपी करने चाहिए अपने साथ, मतलब खुद के सेल्फ नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि मेमोरी में वही चीज रहती है जो तुमने खुद से लिखी होती है। कॉपी की हुई चीज कभी मेमोरी में रुकेगी नहीं, मतलब 1-2 दिन में भूल जाओगे फिर सब। तो जैसे इसमें कहा यह जा रहा है कि जस्ट बिफोर कोलिजन कोई ऑब्जेक्ट है वो u स्पीड से और सपोज थीटा एंगल पर किसी सरफेस पर आया और अल्फा एंगल पर वो रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब बाउंस कर गया। मतलब ये जो u है इसको आप कह सकते हो कि ये बाउंस करने से पहले है, स्पोर्ट्स में सबसे कॉमन चीज होती है, और अल्फा और v जो है वो आफ्टर बाउंस है। तो इसमें ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर, मतलब 95% क्वेश्चंस के अंदर u और थीटा की वैल्यू दी जाती है और अल्फा की वैल्यू पूछी जाती है और v की वैल्यू पूछी जाती है। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं कि अल्फा कितना होगा और v कितना होगा, मतलब बॉडी कितने एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी और कितनी स्पीड से जाएगी वापस। तो इसकी रीजनिंग समझो, मीनवाइल पढ़ ही लिया होगा तुमने। नंबर 1, एक एक वर्ड को समझो। ये बताओ शॉर्ट टाइम ऑफ कांटेक्ट का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, किसकी कौन से टाइम की बात कर रही है?
ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम ऑफ कांटेक्ट, मतलब ये कौन सी बात हुई है, किनके कांटेक्ट की बात हो रही है, किन सर दो चीज। ऑब्जेक्ट इसकी। हाँ, तो उसमें क्या होगा फिर, मतलब ये जो बॉल है और ये जो फ्लोर है, इनका थोड़ी देर के लिए कांटेक्ट होगा। उस थोड़ी देर के कांटेक्ट में क्या हो जाएगा वहां पर, जो पढ़ लिखा है उसको पढ़ के ही बता दो ना, पढ़ के, कि जब ये थोड़ी देर के लिए ये दोनों कांटेक्ट में आए तो क्या हुआ कांटेक्ट के टाइम पर, जब ये दोनों आपस में टकराए तो हुआ क्या वहां पर। तो उसका सर आंसर, नॉर्मल फोर्स लगी। हाँ, उसका आंसर आ रहा है कि फ्लोर ने एक बहुत बड़ी नॉर्मल फोर्स लगाई, मतलब एक बहुत ही ज्यादा, मतलब ह्यूज फोर्स, ह्यूज नॉर्मल फोर्स, जो कि करीब करीब किलो न्यूटन्स में आती है। किलो नहीं, मतलब 10,000 20,000 न्यूटन के आसपास आती है ये फोर्स। 20,000 लमसम मान लेते हैं, 20,000 न्यूटन के आसपास की फोर्स लगी। ठीक है, तो ये है लार्ज नॉर्मल फोर्स की बात कर रहे हैं। अब न्यूटन कहते हैं कि भैया फोर्स लगेगी तो छोटी लगे चाहे बड़ी लगे, फोर्स लगने का मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स लगने का मतलब वेलोसिटी भी चेंज आएगा। तो क्योंकि फोर्स नॉर्मल डायरेक्शन में लगा है, मतलब यहां पर ये कंसेप्ट है, देखो कि अगर एक बॉडी के पास वेलोसिटी है एक्स एक्सिस पर, ध्यान से सुनना, और एक बॉडी के पास वेलोसिटी वाई एक्सिस पर भी है, और हम इसमें फोर्स एक्स डायरेक्शन में लगाएं, तो क्या दोनों वेलोसिटी बदल जाएंगी इसकी, क्या वी एक्स और वी वाई दोनों बदलेंगे। सर फिर Vx बदलेगी। वी वाई क्यों नहीं बदलेगा, आंसर तो ठीक है, क्या रीजन है कि तो वी, कंपोनेंट 0 है। मतलब फिजिक्स क्या कहती है कि क्या कोई फोर्स अपने 90 डिग्री एंगल पर चेंज ऑफ वेलोसिटी देगा या नहीं देगा। ये सुनने में बड़ा छोटा कंसेप्ट लगता है, लेकिन है पूरा यही चीज, सारा गेम यही है। क्या फोर्स अगर आप एक्स एक्सिस पर लगाओगे तो क्या वाई डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटीज बदलती हैं। इसका एक एग्जांपल आप काइनेमेटिक्स में लगा चुके हो। काइनेमेटिक्स के प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या कहते थे कि जब बॉडी को यू स्पीड और थीटा एंगल पर फेंका था, और फिर ये कहा जाता है कि कुछ टाइम के बाद जब इसकी वेलोसिटी निकालनी होती है, तो आप याद करो कौन सा कंपोनेंट वेलोसिटी का प्रोजेक्टाइल मोशन में चेंज करते हो और कौन सा कंपोनेंट ऐसा होता है जिसको चेंज नहीं करते हो। क्या कुछ टाइम बाद इस बॉडी की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और बॉडी की वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट को कैलकुलेट करने के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या ऐसा नहीं कहा गया था कि इसका 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 जो एक्स कंपोनेंट होगा ये एक्स कंपोनेंट को जीरो करते हैं। जीरो नहीं, एक्स कंपोनेंट को आप सेम रहेगा। सेम रखते हो, हाँ मतलब वो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा, और वाई कंपोनेंट में रिकॉल करो स्टेटमेंट, तो यू साइन थीटा माइनस जी टी। इस छोटी सी बात को पहले माइंड में बिठाओ। तो क्यों नहीं किया आपने भाई, ग्रेविटी तो थी ना, तो ग्रेविटी का असर एक्स एक्सिस पर क्यों नहीं होता। और ये तो तुम मैथ से पढ़ रहे हो ना, ये तो तुम मैथ से पढ़ रहे हो, फिजिक्स वैसे मतलब रियल लाइफ में भी क्या हॉरिजेंटल सरफेस पर ग्रेविटी का कोई असर होता है, मतलब टेबल पर कोई किताब रखी है तो क्या वो ग्रेविटी की वजह से चलेगी। आपके घर में टेबल के ऊपर कोई चीज रखी है तो क्या ग्रेविटी उसको अपने आप आगे पीछे खिसका देगी। ग्रेविटी की वजह से बॉडीज वर्टिकल मोशन कर सकती हैं या हॉरिजेंटल मोशन कर सकती हैं। वर्टिकल। सर वर्टिकल। वर्टिकल करेंगे सर। बिकॉज ग्रेविटी खुद वर्टिकल है तो उसका कोई हॉरिजेंटल इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर एविडेंस है, क्योंकि अगर होता तो टेबल पर रखी गई चीजें हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मूव कर रही होती। यानी कुल मिला के मेरा कहने का मतलब यह है कि वर्टिकल डायरेक्शन की फोर्स का हॉरिजेंटल डायरेक्शन पे कोई असर नहीं होता, और हॉरिजेंटल डायरेक्शन की फोर्स का वर्टिकल डायरेक्शन पर असर नहीं होता, फर्क नहीं पड़ता इनका। और यही इस पूरे टॉपिक का आप कह सकते हो की पॉइंट है, की कंसेप्ट है, कि जो ये फोर्स लगी है नॉर्मल की, क्या इसका कोई इंपैक्ट फ्लोर के पैरेलल टू फ्लोर, क्या कोई इफेक्ट होगा इसका। नॉर्मल फोर्स का कोई भी असर फ्लोर के पैरेलल डायरेक्शन में होगा या नहीं होगा। अभी इससे पहले जो थ्योरी तुमको समझाई जा रही थी कि वर्टिकल डायरेक्शन की फोर्स का हॉरिजेंटल डायरेक्शन पे कोई असर नहीं होता, हॉरिजेंटल डायरेक्शन की फोर्स का वर्टिकल डायरेक्शन पे कोई असर नहीं होता। सर असर नहीं होगा।
नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो वेलोसिटी u है, अगर आप इसके कंपोनेंट्स करेंगे, वेलोसिटी u के कंपोनेंट्स करेंगे अगर, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट u cos थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u sin थीटा। कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटीज को रिजॉल्व करें अगर, तो अल्फा के हिसाब से इसका y डायरेक्शन में कंपोनेंट v cos अल्फा और x डायरेक्शन में कंपोनेंट v sin अल्फा। सिंपल से न्यूटन के स्टेटमेंट को समझो। आप पूरे फिजिक्स में एक ही बात पढ़ते हो, यहां से लेकर के जितने 4 चैप्टर हो गए, चारों चैप्टर में न्यूटन की सिर्फ एक बात समझाने की कोशिश की है, लेकिन उसके लिए उन्होंने 4 चैप्टर लगा दिए। वो सिर्फ यही समझाना चाह रहे हैं कि वेलोसिटी तभी बदल सकती है जब फोर्स आया होगा। तो u sin थीटा भी एक वेलोसिटी है, u cos थीटा भी एक वेलोसिटी है। इनमें से कौन सी वेलोसिटी बदलेगी और कौन सी वेलोसिटी नहीं बदलेगी? और आंसर सिर्फ एक है। अगर y डायरेक्शन में फोर्स है तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी बदलेगी, x डायरेक्शन में फोर्स है तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी बदलेगी। y डायरेक्शन की फोर्स का से x डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं बदल सकती और x डायरेक्शन की फोर्स से y डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं बदल सकती। तो यहाँ जो नॉर्मल है ये कौन सी डायरेक्शन में काम कर रहा है? क्या ये वर्टिकल डायरेक्शन में काम कर रहा है या फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काम कर रहा है? क्या डायरेक्शन है इस नॉर्मल फोर्स की? और ये एग्जैक्टली ऐसे दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री पे दिखा रहे हो। मतलब इसका इम्पैक्ट u sin थीटा पे आएगा या इसका इम्पैक्ट u cos थीटा पे आएगा? U cos थीटा। u cos थीटा। यानी कि नॉर्मल का कोई भी इम्पैक्ट मतलब असर u sin थीटा पर नहीं आएगा, जिसका मतलब ये है कि कोलिजन के बाद ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v sin अल्फा है और कोलिजन से पहले ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u sin थीटा है, ये फर्क नहीं पड़ा होगा कोई। यानी कि v sin अल्फा इज सेम एज u sin ऑफ थीटा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और इसी को यहाँ पर मतलब आप लोग के लिए न्यूमेरिकल करना है तो इसमें बता दिया है। क्या? कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी पैरेलल टू सरफेस इज अनचेंज्ड। तो ये u sin थीटा ही सरफेस के पैरेलल है, बिकॉज सरफेस हमारा हॉरिजॉन्टल है, तो u sin थीटा भी हॉरिजॉन्टल है। तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू द सरफेस इज अनचेंज्ड। कोई रीजन पूछेगा तो क्या बताओगे, ऐसा क्यों क्यों अनचेंज है? और रीजन मैकेनिक्स में सिर्फ एक ही होता है। मैकेनिक्स में रीजन मतलब न्यूटन लॉ। रीजन मतलब हमें कोई कहानी नहीं सुनानी वहां पर। वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है तो आप सिर्फ न्यूटन लॉ का सहारा लो। वेलोसिटी चेंज होने के लिए क्या चाहिए आपको? क्या होना चाहिए वेलोसिटी चेंज होने के लिए? और ये भी हमको खुद नहीं बताना है, ये भी न्यूटन लॉ से बताना है। फोर्स चाहिए। तो जब वो कह रहे हैं कि कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी पैरेलल टू द सरफेस अनचेंज, तो ये क्यों? तो इसका सीधा सा आंसर, इसका मतलब फोर्स नहीं रहा होगा उधर। चलिए, और दूसरे डायरेक्शन में क्या होगा? ये जो v cos अल्फा है, ये क्यों चेंज हुआ यार? ये तो चेंज हुआ ना, क्योंकि पहले बॉडी डाउनवर्ड मोशन कर रही थी, अब अपवर्ड मोशन कर रही है। तो ये चेंज हुआ किसकी वजह से? एक डाउनवर्ड मोशन अपवर्ड मोशन में किसकी वजह से कन्वर्ट हो गया? कौन से फोर्स की वजह से कन्वर्ट हो गया वो? नॉर्मल। तो नॉर्मल। और इसके बारे में लेकिन एक चीज बताएंगे, देखो v cos अल्फा इक्वल टू, अब एक ना लेक्चर आपको पहले का है, पता नहीं अब इस समय मेमोरी में तुम्हारे वो है या नहीं है। हमने यहाँ पर एक टॉपिक पढ़ाया था तुम्हें, देखते हैं इस नोट्स में होना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, यहाँ पर ये चीज कि अगर कोई बॉडी सरफेस से जब बाउंस करती है, ये कंसेप्ट काफी पुराना है, कि अगर एक बॉल v स्पीड से किसी फ्लोर पर स्ट्राइक करेगी तो रिबाउंड वो करती है, उसमें e मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर वो v स्पीड से डाउनवर्ड आएगी तो e इंटू वी स्पीड से ऊपर जाएगी। इस कंसेप्ट का यूज करने जा रहे हैं। ऐसे ही अगर कोई वॉल की तरफ v स्पीड से जाएगा तो वापस e इंटू वी से आएगा। तब हम लोगों ने ये नॉर्मल इंसिडेंस पढ़ा था, स्पेशल केस था नॉर्मल इंसिडेंस। आज आप किसी एंगल पर पढ़ रहे हो, बट कंसेप्ट यही लगाएंगे। मतलब कि
हो गया यार कंसेप्ट टॉपिक। मतलब ये कंसेप्ट लगाएंगे कि ये जो v cos अल्फा है जिससे बॉडी वापस पीछे जा रही है और u cos थीटा से आई थी, तो इनमें वही कंसेप्ट लगाओ, v cos अल्फा शुड बी e टाइम्स ऑफ u मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ थीटा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसको, मैंने कहाँ से लिखा है। तो इसका जो रेफरेंस है वो नॉर्मल इंसिडेंस का है। टॉपिक बता दे रहा हूँ ताकि आप अपने नोट्स में देख लेना इसको। नॉर्मल इंसिडेंस ऑन सरफेस, ये रेफरेंस वहां से लिया है मैंने। उस टाइम पर ई का कंसेप्ट समझाया गया था। बस अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। सर इस वाले क्वेश्चन में स्मूथ सरफेस कहने के पीछे का सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है बच्चा कि अगर ये सरफेस स्मूथ नहीं होती तो फ्रिक्शन लगता। यस सर। फ्रिक्शन किधर की तरफ लगता? सरफेस के पैरेलल या सरफेस के परपेंडिकुलर? सर सरफेस के पैरेलल लगता। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका बेस क्या है? फर्स्ट इक्वेशन में वेलोसिटी के कंपोनेंट्स को इक्वल रखने का बेस क्या है? क्यों रख रहे हो इक्वल? क्यों नहीं इनको चेंजेस, इनको अलग अलग, मतलब इनमें डिफरेंस क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि बेस यही था, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स पैरेलल टू द सरफेस। क्या फ्रिक्शन होने पर ये चीज होती? क्या फ्रिक्शन होने पर नेग्लिजिबल आ जा सकता है इस केस में। नहीं, नेग्लिजिबल और सिग्निफिकेंट तो अलग बात हो गई, वो एक सेपरेट पॉइंट हो गया। लेकिन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स स्टेटमेंट में कह रहा हूं कि सरफेस के पैरेलल में फोर्स नहीं होने की वजह से ही वेलोसिटी का कंपोनेंट अनचेंज है। अगर फ्रिक्शन होगा तो क्या ये एब्सेंस होगा या प्रेजेंस हो जाएगी यहां पर फोर्स की? वो भी पैरेलल टू द सरफेस, ऑब्वियसली फोर्स आएगा। तो आपका जो फर्स्ट इक्वेशन है में v sin अल्फा और u sin थीटा बराबर बराबर नहीं हो सकते, मतलब इनमें डिफरेंस होता, भले वो थोड़ा सा ही डिफरेंस हो। वो तो फिर जो आप कह रहे हो ना कि फ्रिक्शन नेग्लिजिबल होगा तो उससे नेग्लिजिबल डिफरेंस आएगा, ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो ज्यादा डिफरेंस आएगा, बट डिफरेंस आएगा। ओके सर। अब इसको क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करने जा रहे हैं। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, डिवाइड करने से आपको एक रिजल्ट ये मिल जाएगा दैट tan ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू tan ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय e। एक ये रिलेशन मिल जाएगा। और एक इक्वेशन एक काम कर सकते हो, दोनों इक्वेशंस को स्क्वायरिंग करके ऐड कर दें, स्क्वायर एंड ऐड। तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो v की एक वैल्यू मिल जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये दूसरी इक्वेशन मिल गई। तो ये दो रिजल्ट्स हैं मेरे एक्चुअली, इसको रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2, क्योंकि ये तो निकालना था ना, v निकालना है और अल्फा निकालना है। तो चाहो तो इनको स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह यूज भी कर सकते हो कि tan ऑफ अल्फा इक्वल्स टू tan थीटा डिवाइडेड बाय e, जिसमें अल्फा है क्या चीज, लेकिन सिंबल्स का मतलब भी पता होना चाहिए, अल्फा और थीटा का क्या मतलब है। तो थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस है नॉर्मल के साथ और अल्फा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है नॉर्मल के साथ। कोलिजन से पहले बॉडी थीटा एंगल पर आई है, कोलिजन के बाद अल्फा एंगल पर जा रही है। रिलेशन बन रहा है tan अल्फा इक्वल्स टू tan थीटा डिवाइडेड बाय e। उसके अलावा v का रिलेशन बन रहा अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस e स्क्वायर u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक एग्जांपल से दिखाते हैं इसको भी, एक एग्जांपल से इस फॉर्मूले का यूज करना भी सिखाएंगे, बट उसके अलावा वेरियस पॉसिबिलिटीज पर आते हैं। तीन ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होगा या परफेक्टली इनइलास्टिक होगा या फिर पार्शली इलास्टिक होगा। अगर ये परफेक्टली इलास्टिक है मतलब कि E इक्वल टू 1 है, तो रिजल्ट नंबर 1 पे देखो, रिजल्ट नंबर 1 में अगर E की वैल्यू 1 कर दें, E इक्वल टू 1 मतलब कि tan अल्फा बराबर tan थीटा, मतलब अल्फा बराबर थीटा। और रिजल्ट नंबर 2, उसमें अगर हम E को 1 पुट कर लेते हैं, E इक्वल टू 1, तो हमारे पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा E को 1 करके, और ये सिर्फ u के बराबर आ जाएगा। मतलब ये कि जब E की वैल्यू 1 के बराबर होगी तो बॉडी जिस स्पीड जिस एंगल थीटा पर आती है उतने ही एंगल पर बाउंस भी करती है, सेम एंगल पर बाउंस होगी।
और जिस स्पीड से आएगी उतनी ही स्पीड से वापस भी जाएगी। मतलब कि अगर 20 मीटर पर सेकंड से आई तो 20 मीटर पर सेकंड से वापस जाएगी, 30 डिग्री के एंगल पर आएगी तो 30 डिग्री के एंगल पर जाएगी। ये E इक्वल टू 1 के केस में। E इक्वल टू 0 चेक करो, डिनोमिनेटर में E को 0 पुट कर देते हैं। E इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0, tan ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 0, tan थीटा डिवाइडेड बाय 0 मतलब इन्फिनिटी, इनफाइनाइट वैल्यू। और tan अल्फा की इनफाइनाइट वैल्यू आने का मतलब अल्फा जो होगा, tan अल्फा की इनफाइनाइट वैल्यू आने का मतलब अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री। और अल्फा ये एंगल है नॉर्मल के साथ जो बन रहा है। तो अगर ये 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब नॉर्मल से 90 डिग्री का एंगल यानी कि सरफेस की तरफ जाएंगे। और E इक्वल टू 0 यहाँ पर सेकंड में, सेकंड रिजल्ट में E इक्वल टू 0, सेकंड रिजल्ट E इक्वल टू 0, बचा क्या? V बराबर U साइन थीटा। तो यहाँ पर बॉडी जमीन के अलोंग चलेगी, सरफेस के अलोंग जाएगी 90 डिग्री एंगल पर, थीटा एंगल पर गिरेगी लेकिन जाएगी 90 डिग्री के एंगल पर। और V बराबर U साइन ऑफ थीटा। जो लोग क्रिकेट खेलते होंगे वो इसको समझते होंगे। कई बार बॉल टप्पा खाने के बाद उछलती नहीं है, सुर्री बॉल होती है एक। अब तुम लोगों ने ये टर्म कभी यूज किया है कि नहीं? सुर्री बॉल जानते हो? जो लोग क्रिकेट खेलते होंगे उनको आइडिया होगा सुर्री बॉल किसको कहा जाता है। मतलब बॉल जमीन पे गिरी और उछलती ही नहीं है। हुआ है कभी आप जिसको, मतलब इंटरनेशनल मैचेस में तो डेड बॉल मान लिया जाता है उसको, वो बॉल काउंट नहीं की जाती है, बट गली मोहल्ले के क्रिकेट में काफी होता है ये। ठीक है। यस सर। और तीसरा E लेस देन 1 है, तो वो तो हम लोगों ने जनरलाइज कर ही लिया था कि थीटा और अल्फा, इसका तो फॉर्मूला ही है। तो यहाँ तो फॉर्मूला यूज करोगे, tan अल्फा बराबर tan थीटा डिवाइडेड बाई E वाला। और V निकालने के लिए जो फॉर्मूला पीछे डिराइव किया था फिर से लिख दे रहे हैं यहाँ पर, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस E स्क्वायर U स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक एग्जांपल देखो। तो hailstorms are observed to strike the surface of a frozen lake in a direction making angle 30 degree to the vertical and to rebound at the angle of 60 degree। तो जैसा ये कहना चाह रहे हैं वो ये है कि एक लेक है, फ्रोजन लेक मतलब आइस हो गया। वो आइस मतलब बेसिकली जीरो फ्रिक्शन होता है, आइस का मतलब स्मूथ सरफेस। तो इनडायरेक्टली वो सरफेस को स्मूथ कहना चाह रहे हैं। और उसके ऊपर क्या कह रहे हैं कि कुछ मतलब स्नोफॉल टाइप की चीजें हैं, कुछ स्टॉर्म वगैरह है, कुछ पत्थर वत्थर गिर रहे हैं। तो कितने एंगल पर वो पत्थर गिर रहे हैं वो देखो आप, क्वेश्चन में जो दे रखा है कि वो 30 डिग्री के एंगल पे गिरे और रीबाउंड एट एन एंगल 60 डिग्री टू द वर्टिकल, यहां से वापस रिफ्लेक्ट हो गए 60 डिग्री के एंगल पर। कॉन्टैक्ट स्मूथ है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पहले तो E बताना है और फ्रैक्शनल लॉस काइनेटिक एनर्जी बताना है। देखो पहले सीधा सीधा फॉर्मूला, जिस एंगल पर रिबाउंड हो रहे हैं वो अल्फा है और जिस एंगल पर आए थे ये थीटा है। और जस्ट अभी पीछे फॉर्मूला है tan अल्फा बराबर tan थीटा अपॉन E, मतलब कि tan 60 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय E। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, इसमें फिर से डिराइव नहीं करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से इसकी वैल्यू आएगी 1/3। मतलब एक तो ये क्लियर होगा कि ये दो ऑप्शन नहीं आ सकते क्योंकि E इक्वल टू 1/3 आ रहा है। और इस V को निकालने का भी फॉर्मूला था। अभी उसको जितनी बार लिखोगे उतना अच्छा है, बिकॉज लिखने से क्या होता है ना, याद हो जाता है। तो हम बार बार इसको इसलिए लिखते हैं कि लिखते लिखते ये फॉर्मूला याद हो जाता है, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस E स्क्वायर U स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है, इसको यूज कर लेते हैं। तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी कुछ U मान लेते हैं इसको, थीटा 30 डिग्री तो साइन स्क्वायर 30 1/4, E की वैल्यू निकाल ली 1/3 यानी 1/9, U स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर 30 √3/2 का स्क्वायर करोगे तो 3/4। कुल मिला के ये V आ गया। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले निकालेंगे
कोलिजन के पहले की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m इंटू यू स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद की निकालेंगे, हाफ m, और यहाँ पर v स्क्वायर, अब उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हाफ m। अब v स्क्वायर की जो वैल्यू है इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये यू स्क्वायर बाई 4 और प्लस ये 3 नीचे आ जाएगा 12, 3 4 3 12 3 4 मेरे ख्याल से यू स्क्वायर बाई 3 आएगा, एक बार चेक करना यार इसको, ये वी स्क्वायर की जो वैल्यू बन रही है। यस सर, यू स्क्वायर बाई 3 आ रहा है। हाँ, तो ये एम यू स्क्वायर बाई 6 हो गया। इसका मतलब लॉस कितना हुआ हमारा, क्योंकि जब लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो लॉस निकालने के लिए कोलिजन से पहले वाली एनर्जी में से कोलिजन के बाद वाली एनर्जी को माइनस करेंगे, हाफ एम यू स्क्वायर माइनस 1/6 एम यू स्क्वायर, और ये वैल्यू ये भी आएगी, मतलब कि 6 3 1/3 mu square 1/3 एम यू स्क्वायर, ये लॉस है। लेकिन आपको लॉस नहीं पूछा है, फ्रैक्शनल लॉस पूछा है। तो फ्रैक्शनल लॉस निकालने के लिए, मतलब फ्रैक्शनल लॉस निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो लॉस है वो और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी बिफोर वाली। तो लॉस यहाँ पर 1/3 एम यू स्क्वायर का हुआ, और कोलिजन से पहले की जो एनर्जी है वो हाफ एम यू स्क्वायर है। सर 2/3 आएगा। 2/3 इसका फ्रैक्शन हुआ, यानी कि फाइनली ए ऑप्शन आ गया। तो ये एक्चुअली बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, ये टॉपिक बहुत पूछेंगे, जेई वाले बहुत पूछते हैं इसको। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें बार बार लॉजिक चेंज नहीं होता। और एग्जांपल एक दिखा दे तुम्हें, देखो इसको भी रुक जाओ, इसको देख लेते हैं एक बार, सॉरी ये पहले कर लेते हैं। देखो इसमें क्या है, यहाँ पर ये बॉल 60 डिग्री के एंगल पर आई है 16 मीटर पर सेकेंड से, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेते हैं। और ये बॉल रिबाउंड करने के बाद यहाँ से रिबाउंड होकर के वापस एक हाइट पे चली गई, एच हाइट पे। मतलब यहाँ कहीं से कोई बॉल आई होगी, है ना, वो बॉल जमीन पे गिरी और टकरा करके ऊपर चली गई। बाकी सब क्वेश्चन में दे रखा है। मैं कुछ क्वेश्चन इसमें पूछना चाहूंगा, देखो कुछ क्वेश्चंस मेरे को आपको आंसर, आप मुझे आंसर दोगे। मान लेते हैं कि ये बॉल v स्पीड से वापस जा रही और थीटा एंगल पर जा रही। अब यहां पर लोग गलती कर जाते हैं, यहां पर लोग गलती ये कर जाते हैं कि उन्होंने फॉर्मूले को सही तरीके से समझा नहीं होता। ये जो फॉर्मूला है tan अल्फा बराबर tan थीटा बाई ई, इसमें अल्फा और थीटा एंगल कहां से मेजर किए जा रहे हैं? क्या ये नॉर्मल से, सरफेस से तो नहीं रहे, सरफेस के साथ तो एंगल है नहीं, ये एंगल नॉर्मल लाइन के साथ बन रहा। क्या इस क्वेश्चन में ये जो 60 डिग्री और ये थीटा है, क्या ये नॉर्मल के साथ के एंगल से? मतलब जहां पर कोलिजन हुआ, अगर मैं वहां पर नॉर्मल लाइन बनाऊं तो क्या मैंने ये एंगल नॉर्मल से लिखे हुए हैं? नहीं सर। तो नॉर्मल से क्या एंगल बनेगा फिर? सर 30 डिग्री और 90 माइनस थीटा। हाँ, तो हम tan 90 माइनस थीटा जो कोलिजन के बाद वाला एंगल है इक्वल टू tan 60 जो कोलिजन से पहले है और डिवाइडेड बाय ई जो हमारा कंसेप्ट है। 60 डिग्री नहीं, सॉरी यहाँ पर 60 नहीं आएगा, देखो बोलते बोलते हमसे ही गलती हो रही है। tan 30 डिग्री आई बात समझ में? ये यस सर। क्योंकि एंगल नॉर्मल से देखो 30 डिग्री और नॉर्मल से ही वापस जाने का एंगल वो 90 माइनस थीटा है, और ई की वैल्यू 0.6 है। तो यहां से क्या होगा, आपको cot थीटा की वैल्यू मिलेगी, cot थीटा की वैल्यू 0.6 और ये 1/√3, तो ये 1/0.6 और √3 0.6 को खुलेगा 10/6, यानी कि 5/3√3। और यहाँ पर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी। cot थीटा निकालने का मतलब एक तरीके से तुमने बेस निकाल दिया और परपेंडिकुलर निकाल दिया। तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करो, और ट्रिग्नोमेट्री यूज करके ये पता लगाओ कि साइन थीटा और कॉस थीटा की क्या वैल्यू बनेगी।
अगर हम ट्रिग्नोमेट्री से इसमें निकालना चाहें कि साइन थीटा और कॉस थीटा की क्या वैल्यू जाएंगी, अगर कॉट थीटा पता है यानी कि बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, हो पाएगा ये? बोलो मैथ के हिसाब से साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज फटाफट बोले, मतलब आप लोगों को आइडिया है इसके बारे में या नहीं है? बोलो बच्चा लोग, तो आगे बढ़े यार, मैथ वाला पोर्शन थोड़ा सपोर्ट करो, बार बार कह रहा हूं मैं। सर थीटा की वैल्यू 46 डिग्री आ रही है। थीटा निकालना ही नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कॉट थीटा जब 5/3√3 है, यानी कि 5 को तुम, भाई कॉट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हाँ यस सर, इससे निकल आएगा सर साइन थीटा और कॉस थीटा। जब बेस पता है 5, परपेंडिकुलर पता है 3√3, तो पाइथागोरस से हाइपोटेन्यूज तो निकाल सकते हैं। और साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लगाओ, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लगाओ, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 3√3 है। अब हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो 25 और 9 और 3 27, 25 27 √52। बच्चा लोग ये काम जल्दी करो, नहीं तो फिर फंस जाओगे तुम लोग। थीटा निकालना ही नहीं मेरे को, चेक कर लेना इसको। और इसके बाद अभी एक चीज बची, अब ये v भी निकालना है। तो v निकालने के लिए जो मेरा फॉर्मूला था वो लगाएंगे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला प्लस e स्क्वायर u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वाला। तो एक बार हम v भी निकालेंगे, अब इसमें भी कैलकुलेशन है। इक्वल टू, अभी u 16 है, तो 16 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ कैलकुलेशन है। लेकिन थीटा 30 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 30 प्लस यहाँ 0.6 का स्क्वायर, फिर u स्क्वायर यानी 16 स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 30 √3/2 स्क्वायर, इस तरीके से पूरा v आएगा। तो अभी इसको जल्दी से छोड़ेंगे यार, कैलकुलेटर से कर लेना। मतलब v आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा सब आ गया। अब इसके बाद क्या है, अगर आप फिगर को ध्यान से देखो तो क्या कुछ ऐसा नहीं हुआ कि एक बॉडी v स्पीड से वापस जा रही है, थीटा एंगल पे जा रही है, और कितनी हाइट है इसकी? क्वेश्चन के डायग्राम के हिसाब से ये h हाइट दिखा रहा है, ये d दिखा रहा है, और h हाइट पर जो उसके वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। ऐसा प्रोजेक्टाइल में कहां पे होता है? कहां जाकर के वेलोसिटी एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाती है? सर मैक्सिमम हाइट पे। हाँ, इसका मतलब क्या ये h मैक्सिमम हाइट नहीं है इसकी? यस सर। यस सर। और क्या ये d हाफ ऑफ रेंज नहीं हो गया फिर प्रोजेक्टाइल का? तो क्या इनको निकालने के फॉर्मूले नहीं है मेरे पास? तुम्हें v पता है, थीटा पता है, तो क्या प्रोजेक्टाइल का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिससे कि आप हाइट और रेंज का हाफ निकाल पाओ? सर v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g से h आ जाएगा। तो v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g से h आ गया। अब उसमें v और साइन थीटा सब कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, और d 1/2 टाइम्स रेंज, जो कि v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो साइन 2 थीटा को भी एक्सटेंड बनो, साइन 2 थीटा को लिखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा को लिखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि हम साइन थीटा की भी वैल्यू निकाल चुके हैं, कॉस थीटा की भी वैल्यू निकाल चुके हैं, v की भी वैल्यू निकाल चुके हैं, तो d भी आ जाएगा। और ये v भी कितना होगा? तो ये v भी प्रोजेक्टाइल के हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी है, और प्रोजेक्टाइल के हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाली होती है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्रोजेक्टाइल का जो बिगिनिंग में होता है, यानी कि v cos थीटा। ये सब कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल लग रहे हैं इसके अंदर। मतलब ये दो चैप्टर्स को कंबाइन किया गया है, एक कोलिजन और एक प्रोजेक्टाइल। तो दोनों के कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे तभी एग्जाम पे क्वेश्चन हो पाएंगे। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर आपको कोलिजन्स के कंसेप्ट लगाने हैं, फिर उसके बाद प्रोजेक्टाइल वाले कंसेप्ट लगाने हैं। अब ऐसे ही देखो, यहाँ पर भी इसकी हिंट कर दे रहे, पूरा नहीं सॉल्व करेंगे। ये क्या है? बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे जा रही है, बाउंसिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो इसमें इस बॉडी को h हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है।
देखो इसको मैं ना फेजेस में डिवाइड करके समझाता हूं तुम्हें। इस क्वेश्चन को फेजेस में डिवाइड करके देखो। पहला फेज, फेज 1 जो होगा, फर्स्ट फेज, ये बॉडी h डिस्टेंस से फॉल करेगी। तो पहला फॉलिंग बाय h डिस्टेंस। इसमें फिजिक्स का कौन सा चैप्टर लगाओगे बताओ? कोई बॉडी अगर h डिस्टेंस नीचे गिर रही है तो वेलोसिटी निकालने के लिए कौन सा कंसेप्ट लगाओगे? बताओ इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या आंसर आएगा फिर उस हिसाब से? इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के बताओ। कि बहुत सिंपल चीज है। √2g। ठीक, तो पहले तो आपने इससे वेलोसिटी निकाली √2gh। चाहे एनर्जी कंजर्व करके भी ला सकते हो, चाहो तो एनर्जी भी कंजर्व कर सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी mgh जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, या इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन लगा सकते हो। तो ये फेज 1 है। फेज 2 क्या है क्वेश्चन में? इसको ब्रेक करके करो, ऐसे क्वेश्चंस को ब्रेक करके करोगे तो समझ आएगा। नाउ फेज 2, कोलिजन। तो जैसे ही आपको समझ में आया कि आप कोलिजन होगा, तो तुरंत माइंड में कोलिजन की थ्योरी आनी चाहिए। कोलिजन की थ्योरी बननी चाहिए आपके माइंड में। और कोलिजन की थ्योरी क्या बनेगी बता रहा हूं, देखो कोलिजन की थ्योरी कैसे बनती है। तो ये एंगल थीटा गिवन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, कोलिजन की जो थ्योरी लगाएंगे उसके हिसाब से ये बॉडी रिबाउंड हो गई, v स्पीड से मान लो रिबाउंड हुई, और नॉर्मल डायरेक्शन से इसने अल्फा एंगल बनाया, नॉर्मल से। और हमने अपना कोलिजन वाला अभी जो पढ़ा है कंसेप्ट वो यूज कर लिया कि tan अल्फा की वैल्यू tan थीटा डिवाइडेड बाय e होती है। लेकिन थीटा कोलिजन से पहले नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल है। तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि कोलिजन से पहले नॉर्मल लाइन से हम कितने एंगल पर थे भाई। कोलिजन से पहले नॉर्मल से क्या एंगल बना था मेरा? तो कोलिजन से पहले बॉडी एग्जैक्टली वर्टिकल जा रही थी। कोलिजन से पहले बॉडी बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में जा रही थी। तो ये नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगा, ये सब थोड़ा सा मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री वगैरह हो गई। तो इस वर्टिकल लाइन को नीचे एक्सटेंड करो, थीटा यहाँ 90, इधर 90 माइनस थीटा, यानी कि नॉर्मल के साथ वो थीटा एंगल बना रहा था। तो कोलिजन के पहले उसका नॉर्मल से थीटा एंगल बना, कोलिजन के बाद हमने अल्फा मान लिया, फॉर्मूला लगाया tan अल्फा बराबर tan थीटा डिवाइडेड बाई ई। और इस v को निकालने का भी फॉर्मूला मुझे पता है कि v निकालने के लिए भी वही फॉर्मूला जो अभी पीछे पढ़ा था आपने। लेकिन इसमें जो पीछे फॉर्मूला था v निकालने के लिए, यहाँ पे जो u लेते हो, ये u क्या होता है यहाँ पर कोलिजन में? मतलब इस जितने भी क्वेश्चन अभी आपको कराए हैं मैंने, उसमें u का मतलब कोलिजन के टाइम की वेलोसिटी। तो यहाँ पर बॉडी कितनी वेलोसिटी से कोलाइड कर रही है? मतलब ये बॉल गिरने के बाद जब इस फ्लोर पे टकराएगी तो उस समय क्या वेलोसिटी थी, कितनी वेलोसिटी से इसने फ्लोर को हिट किया है? तो √2g है। तो यानी v इक्वल टू, जब फॉर्मूले में u स्क्वायर रखेंगे तो वहां पर ये जो √2gh है, यही, इसको मैं u ही लिख देता हूँ, ज्यादा अच्छा होगा, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। इसको u से ही डिनोट कर दे रहे हैं। तो u स्क्वायर 2gh, एंड देन यहाँ पर था साइन स्क्वायर थीटा और प्लस e स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब फेज 3, ये कोलिजन का कंसेप्ट लगा दिया। मैं तुमको सिर्फ ये रियलाइज करा रहा हूँ कि क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, एक टाइम पर ये सब याद नहीं आता है इसलिए डिफिकल्ट है। अब फेज 3 जो है वो फिर से प्रोजेक्टाइल ऑन इनक्लाइंड प्लेन है। प्रोजेक्टाइल ऑन द इनक्लाइंड प्लेन, तीसरा फेज ये है। अब अगर 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 रिवीजन है तब तो कर लेगोगे, अगर रिवीजन नहीं है तो तुमको यही नहीं समझ में आएगा कि यार प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चन कैसे होते हैं। कि हमें नॉर्मल से अगर अल्फा एंगल पर और v स्पीड से कोई बॉडी फेंकी गई तो इसकी रेंज का फॉर्मूला क्या होता है। अब सभी लोग रुके हो, किसी को नहीं याद आ रहा होगा क्या करते हैं, या फिर वर्किंग याद करो। काइनेमेटिक्स में क्या करते थे कि प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइंड प्लेन पर रेंज निकालते थे।
सर x और y डिस्टेंस मान लेते थे ओरिजिन से। हाँ ठीक है। तो जैसे ऊपर वाले पॉइंट को 0,0 मान लो, नीचे को x, y। हाँ तो ये को 0,0 माना है, इसको y एक्सिस माना है, इधर x एक्सिस माना है। तो अब इसको मैं छोड़ रहा हूँ बच्चा, इसमें आप एक बार तुमको छोड़ रहा हूँ। यूज मतलब आप पढ़ो, यूज कंसेप्ट्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन कह लीजिए। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो जेई वाली फिजिक्स है, जेई वाली फिजिक्स वो इसीलिए डिफिकल्ट हो जाती है। देखो ना, पहले पहले तुमने इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना पड़ा, फिर कोलिजन का कंसेप्ट लगाना पड़ा, फिर वहां से निकले तो प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट आ गया। तो अगर एक भी चैप्टर वीक है, एक भी कंसेप्ट इसमें से नहीं आता आपने, तो पूरा क्वेश्चन तो गया। करना उसको रिवाइज करके। एक ये क्वेश्चन देखो, मल्टीपल बाउंस। इसमें एक प्रोजेक्टाइल है जो बार बार बाउंस हो रहा है, और बार बार बाउंस होकर उसकी हाइट कम होती जा रही है, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट रिड्यूस होता जा रहा है, उसकी रेंज कम होती जा रही है। क्यों? प्रैक्टिकल भी है। आप एक बॉल फेंको तो जितनी बार बॉल टप्पा खाती है उतनी बार उसकी हाइट कम होती चली जाती है, चाहे वो कैसी भी बॉल हो, टेनिस वाली बॉल हो चाहे वो लेदर वाली बॉल हो। टप्पा खाने के बाद वो हमेशा पहले से कम हाइट पे जाती है। क्या रीजन दे सकते हो? सर एनर्जी साउंड और उसमें कन्वर्ट हो जाती है। मतलब एनर्जी लॉस हुआ, ये कह रहे हैं ना? यस। ठीक है, तो अब इसको मैथमेटिकली कैसे देखोगे? टाइम ऑफ फ्लाइट्स और ये हाइट वगैरह का जो कंसेप्ट है इसमें, देखो अब ये भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर इसको ब्रेक करो कंसेप्ट्स में, तो देखो एक एक करके मैं दिखा रहा हूँ, कंसेप्ट ब्रेक करके दिखाता हूँ। कंसेप्ट का ब्रेकअप करके देखो। पहले, सबसे पहला प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट, मतलब ये एक अप्रोच भी है क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना चाहिए। मतलब डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए उसको छोटे छोटे कंसेप्ट में तोड़ो। तो पहले प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट लगाओ कि अगर हम ये मान लें कि ये बॉडी यू स्पीड से और थीटा एंगल पर फेंकी गई, मान लेते हैं, तो मुझे ये बताओ ये बॉडी वापस कितनी स्पीड पर आती है। ये कंसेप्ट प्रोजेक्टाइल का है। ये रिटर्न कितनी वेलोसिटी से होती है अगर यू स्पीड से फेंकी है तो, और कितने एंगल पर रिटर्न होती है। और मैं प्रोजेक्टाइल के टाइम में तुम्हें बता चुका हूं कि प्रोजेक्टाइल एक पैराबोला है और पैराबोला एक सिमेट्रिकल कर्व होता है, पहले बता चुका हूं। जिस तरीके से आप लोग का साइलेंस आ रहा है ना, साइलेंस ये बता रहा है कि प्रोजेक्टाइल के कंसेप्ट भूल चुके। मतलब ये चीज टिप्स पे होनी चाहिए। ये जो प्रॉब्लम्स है ना कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होते मेरे से, एग्जाम में नंबर नहीं आते मेरे, घर पे तो हो जाते हैं, घर पे आप हेल्प ले लेते हो, किताब नोट्स खोल लेते हो, ये क्विक होना चाहिए। मतलब फिलहाल एक बार प्रोजेक्टाइल का चैप्टर को दोबारा पढ़ने की जरूरत है। इसका मतलब कि बॉडी अगर आप थीटा एंगल से फेंकोगे और बॉडी अगर वापस उसी लेवल पर आई है जिस लेवल से गई थी, जिस लेवल से गई थी उसी लेवल पर वापस आ रही है, तो ये उतनी ही स्पीड और उतनी ही एंगल पर वापस आती है। और अब तो वर्क एनर्जी पावर भी पढ़ लिया तुमने। जब आप सेम लेवल पर वापस आते हो तो क्या पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज हुआ सेम लेवल पर आने पर? नो नो। सर। तो फिर काइनेटिक में भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज एनर्जी कंजर्व है। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी से गया था उतनी ही काइनेटिक एनर्जी से वापस आएगा। तो जिस स्पीड से फेंका होगा उस स्पीड से वापस आ जाएगी, अगर वो सेम लेवल पे है तो। यस सर। पहला कंसेप्ट, कंसेप्ट ब्रेक करके ही क्वेश्चन कर पाएंगे। दूसरा, बाउंसिंग का कंसेप्ट। इस तरीके से अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करा जाता है, बाउंसिंग। तो अब आपको पता नहीं, अब हमको याद होना चाहिए। देखो हमें याद होना चाहिए। अभी तो आप क्लास में पढ़ रहे हो, टीचर पढ़ा रहा है आपको, आप सुन रहे हो या जो भी कर रहे हो, भाई थोड़ी बहुत हेल्प मिल रही है। तो अब कंसेप्ट ऑफ बाउंसिंग क्या कहता है कि ये बॉडी अगर यू स्पीड से आई है वापस, और ये थीटा हॉरिजॉन्टल से बना रही है, वर्टिकल से नहीं बना रही,
यानी वर्टिकल से इसका जो एंगल बनेगा वो 90 माइनस थीटा बनेगा। तो अभी हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी है, ये बॉडी वापस चली जाएगी, यहां से रिबाउंड कर जाएगी, और इसका वर्टिकल से या हॉरिजॉन्टल से अगर अल्फा एंगल बने और ये वी हो, तो बाउंसिंग का कंसेप्ट ये कह रहा है कि tan 90 माइनस अल्फा। अब ये बात तुमको फिर नहीं समझ में आएगी 90 माइनस अल्फा क्यों लिख रहा हूं मैं, ये आ रही है समझ में 90 माइनस अल्फा क्यों लिखा है मैंने? सर नॉर्मल से मेजर किया। राइट। तो इस तरीके से ना थोड़ा सा स्लो रखो अपने आप को, इक्वल टू फिर tan 90 माइनस थीटा और डिवाइडेड बाय ई। यानी यहाँ से मेरे को एक चीज मिल जाएगी कि tan ऑफ अल्फा, बेसिकली यहाँ cot अल्फा आ जाएगा, तो tan अल्फा मेरे ख्याल से बनेगा, और इधर cot थीटा, तो उधर जाके tan थीटा, ई tan थीटा, मेरे ख्याल से ऐसे कुछ बनेगा, tan अल्फा बराबर ई tan थीटा। ठीक है, ये बाउंसिंग का कंसेप्ट। और v के लिए भी फॉर्मूला है। मतलब मेरा पॉइंट देखो, यहाँ पर यू स्क्वायर, लेकिन अब यहाँ भी बदल जाएगा, फॉर्मूला था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ई स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वहां साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि जहां पर थीटा बनना है वहां 90 माइनस थीटा लिख रहे हो। तो ये यहाँ पर आपकी कंसंट्रेशन चेक होती है कि आप बिल्कुल ऐसा तो नहीं कि भागते चले जा रहे हो और ध्यान नहीं रख रहे हो कि यार गलती से थीटा की जगह 90 माइनस थीटा करना था मेरे को। दो कंसेप्ट। अब तीसरा कंसेप्ट, फिर से प्रोजेक्टाइल। ये बेसिकली दो ही कंसेप्ट हैं, मतलब एक प्रोजेक्टाइल कंसेप्ट, क्योंकि प्रोजेक्टाइल के अंदर ही आपका ये भी कंसेप्ट आता है, हाइट का फॉर्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला और रेंज का फॉर्मूला, उसी में आता है सब। अब जरा एक एक करके देखो मेरा आंसर क्या आएगा। पहले वाले प्रोजेक्टाइल के लिए सुनिए, बहुत ध्यान से देखना, फॉर द फर्स्ट प्रोजेक्टाइल टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी रिटन एज 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। और जब पहला बाउंस किया इसने, फर्स्ट बाउंस किया, पहला बाउंस होने के बाद हमने ये माना कि ये बॉडी v स्पीड से गई और ग्राउंड से अल्फा एंगल बनाई, जिसको हमने बाउंसिंग के कंसेप्ट में अलग से समझ लिया। तो सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2v साइन अल्फा बाय जी। ये बात समझ में आई आपको? यस सर। ठीक है, अब देखो T2 बाय T1, अब इसमें सोल्यूशन पार्ट आ रहा है, T2 बाय T1 करने जा रहा हूं। तो T2 बाय T1 जब करेंगे तो ये v T2 बाय T1, ध्यान सुनना, ये v साइन अल्फा अपॉन u साइन थीटा। अब एक बात बताओ, चलो, और मैं इतना स्लो चल रहा हूं, मतलब आपके बैच के हिसाब से देखो, इधर u cos थीटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, u sin थीटा वर्टिकल वेलोसिटी है। बाद वाली वेलोसिटी v के बारे में डिस्कस करेंगे, तो उसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v cos अल्फा है और वर्टिकल डायरेक्शन में v sin अल्फा है। जब हमने लेक्चर आपको देना स्टार्ट किया था अभी यहाँ पर, तो एक बात कही थी, यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर रेफरेंस लगाया था नॉर्मल इंसिडेंस वाला। इसमें जो नॉर्मल वेलोसिटी होती है, मतलब जो ग्राउंड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी, इस ग्राउंड के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है वो थी u cos थीटा, और ग्राउंड के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है वो है v cos अल्फा। इनके बीच में जो रिलेशन बनता है, इन दोनों के बीच में, वो रिलेशन E का है। मतलब कि जो ग्राउंड है उसके परपेंडिकुलरली बाउंस करने के बाद का जो वेलोसिटी है इक्वल टू E टाइम्स बाउंस करने से पहले वाली वेलोसिटी जो सरफेस के परपेंडिकुलर साइड पर हो। यहां पर बताओ, u sin थीटा और u cos थीटा, इसमें से कौन सी वेलोसिटी ग्राउंड के परपेंडिकुलर है? u cos थीटा और u sin थीटा, फिगर को देख करके इसमें से बताएं।
परपेंडिकुलर वेलोसिटी मतलब जो ग्राउंड के 90 डिग्री पर है, ग्राउंड के परपेंडिकुलर, क्या वो यू कॉस यू साइन थीटा, और बाउंस करने के बाद v sin alpha. तो जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है वो ये कहता है कि v sin अल्फा इज e टाइम्स ऑफ u sin थीटा। ये बेसिक कंसेप्ट है, ये भी आपका बाउंसिंग का ही कंसेप्ट है, इसको भी मैं यही लिख दे रहा हूं, बल्कि ये भी कंसेप्ट का ही पार्ट है, अलग से नहीं पढ़ना तुम्हें, ये भी बाउंसिंग का ही कंसेप्ट है कि v sin अल्फा शुड बी इक्वल टू e टाइम्स ऑफ u sin थीटा। तो इसका मतलब T2 बाई T1 की जो वैल्यू आएगी वो, बिकॉज v sin अल्फा को e u sin थीटा रखेंगे तो T2 बाई T1 बराबर e, दैट मीन्स कि T2 बराबर e टाइम्स ऑफ T1, यानी कि जितना टाइम ऑफ फ्लाइट पहले था उसमें e मल्टीप्लाई कर दो, अगला टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। और इसी को एक पैटर्न बना लेंगे कि जो इसके बाद वाला टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा T3, वो e टाइम्स ऑफ T2, यानी कि e स्क्वायर टाइम्स ऑफ T1, यानी हर एक बाउंस के बाद टाइम ऑफ फ्लाइट पहले वाले में e मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। बोलो, आई बात समझ में? यस Yes. कंसेप्ट्स को अलग रखो और वर्किंग को अलग रखो। पहले तो आपको ये मिक्स कर देने पे प्रॉब्लम होती है। पहले तो ये देखो कि हमारे 3 कंसेप्ट्स लगे इसमें, और इसीलिए बार बार कहा जाता है कि पहले क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट चाहिए होती है हमें, हमको पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। और जब इस तरीके से करोगे, मतलब हर एक स्टेप को जस्टिफाई करते हुए चलोगे, हर एक स्टेप का कंसेप्ट लिखते हुए चलोगे, तो 2 4 5 न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस के बाद तुमको ये सब चीजें आसान लगने लगेगी। तुमको लगेगा कि यार ये बार बार एक ही काम तो हो रहा है, और ये तो ऐसे हमेशा डिफिकल्ट लगता रहेगा। मतलब अगर हम जेई फिजिक्स की बात करें ना, तो किसी भी चैप्टर में कंसेप्ट्स मुश्किल से, मतलब जेई 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 अगर क्लियर करना चाहते हो, अगर आप मोमेंटम की बात कर रहे हो, तो आपके मतलब के कंसेप्ट जिनसे कि सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जा सकते हैं, वो मुश्किल से 7 या 8 होते हैं, बस बार बार वही लगने होते हैं। ये पता होना चाहिए कि क्या क्या लग रहा है। और बाउंसिंग के न्यूमेरिकल में एक ही कंसेप्ट बार बार यूज करेंगे हम लोग, कि जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी आती है उसमें ई मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो पैरेलल वेलोसिटी होती है उसमें कुछ नहीं होता। यही कंसेप्ट लग रहा है बार बार। चलिए अब जरा हाइट के बारे में देख लेते हैं यार। पहली वाली हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे, तो हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। दूसरी वाली हाइट का फॉर्मूला वी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2g, इसको भी डिवाइड करेंगे तो h2 बाई h1 वो आएगा v साइन अल्फा डिवाइडेड बाय u साइन थीटा का स्क्वायर, जो कि e स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब पहली हाइट h1 है तो अगली वाली हाइट h2 पहले वाले में e स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और उसके आगे वाली हाइट h3 उसके भी पहले वाले में e स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी हाइट e स्क्वायर से बदलती चली जाएगी। और अब बात करेंगे रेंज की। तो देखो रेंज के बारे में क्या लिखोगे। अब जब जब रेंज बोलते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स उनको रेंज का मतलब एक ही फॉर्मूला पता है खाली, हम अपने चौथा कंसेप्ट लिख दे रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को जब रेंज पूछो तो वो कहते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। क्या रेंज को ये नहीं कह सकते, क्या रेंज को आप ये नहीं कह सकते कि ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा और टाइम ऑफ फ्लाइट का प्रोडक्ट आती है? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो देखने का नजरिया बदलो आप, थोड़े से देखने का नजरिया बदलो। हाँ ठीक है, देखो बच्चे मैं बता रहा हूँ कि सिंपल करना टारगेट है, डिफिकल्ट करना नहीं। u cos थीटा इंटू टी है,
और u cos थीटा क्या है, u cos थीटा क्या है अगर ध्यान से देखा जाए तो u cos थीटा का मतलब वो वेलोसिटी जो ग्राउंड के पैरेलल है। क्या ये वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा कोलिजन से? जो वेलोसिटी नो ग्राउंड के पैरेलल है हाँ, यही तो No, sir. कंसेप्ट, यही बाउंसिंग का कंसेप्ट है। तो u cos थीटा में तो चेंज आ ही नहीं रहा ना, कोई चेंज नहीं हो रहा है इसमें, तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा है। तो रेंज किसके प्रपोर्शन में कही जा सकती है? सर टी। t। और Time. टाइम अगर t2 वाला टाइम पहले वाले में e मल्टीप्लाई होके आ रहा है और रेंज टाइम के प्रपोर्शन में है, या यूं कह लीजिए कि पहला वाला रेंज जो होगा वो u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय t1 होगा और दूसरा वाला रेंज u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय t2 होगा। तो जब इससे हम डिवाइड करेंगे तो r2 बाई r1 कितना बनेगा मेरा, खुद देखो। r2 बाई r1 विल बी t2 बाई t1 और t2 बाई t1 मतलब e। मतलब कि अगर हमारी पहली वाली रेंज r1 थी तो अगली वाली रेंज r2 पहले वाले में e मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद वाली रेंज पहले वाले में e स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस तरीके के पैटर्न बन जाएंगे। रेंज का पैटर्न, हाइट का पैटर्न, टाइम ऑफ फ्लाइट का पैटर्न। समझ गए सर। क्लियर हो गया पूरा लॉजिक? ये एक एक करके ये चार कंसेप्ट्स को मिल क्वेश्चन को हैंडल करने का तरीका मैं बता रहा हूं। तुम इरडो भी लगाओगे, अगर टफ से टफ क्वेश्चन भी लगाना है तो उसका एक तरीका यही होता है। पहले तो पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर। मतलब इस बात का आप मतलब आप पहले माइंड मेकअप करके बैठो कि यार 10 मिनट लग सकते हैं, 15 मिनट लग सकते हैं, और फाइट करनी है क्वेश्चन से, छोड़ना नहीं बीच में, उसको टुकड़ों में तोड़ लो। फिर तुमको लगने लगेगा हाँ यार ये आसान है। जेई फिजिक्स सिर्फ डिसइंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंसेप्ट्स मतलब कि सारे कंसेप्ट तोड़ तोड़ के देखो, एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ ऑल इक्वेशंस। तोड़ना और जोड़ना ये दो ही बातें हैं। ठीक है जी। वैसे तो ये बाउंसिंग कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको ना, हॉरिजॉन्टल सरफेस से, इंक्लाइंड प्लेन से, ये सब जो एग्जांपल्स हैं इसके, बोलो। यस। ठीक है। Yes. और इसके पहले ये 2 डायमेंशन वाले कोलिजन, ये दो ये अलग से टाइप, मतलब इसमें एक्चुअली क्या है कि अब कोलिजन आपका जितने हो सकते थे वो हो गए। क्वेश्चन तो अभी और भी आएंगे, क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं है। हो सकता है अभी अगले 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ जाए जो आपसे ना हो, पॉसिबल है, उसमें घबराना नहीं है। सारे तो नहीं होंगे अभी, ये मैं भी बता दे रहा हूँ तुम्हें। लेकिन हाँ, एक एक क्वेश्चन को अगर आप हाफ एन आवर दो, फुल कंसंट्रेशन से दो, और जो आपके लास्ट क्वेश्चन में मैंने किया है इस तरीके से अपने आप करो तो हो जाएंगे। और ध्यान रखना, एक क्वेश्चन से जो फाइट करोगे ना वही क्वेश्चन तुम्हें फायदा देगा। बिना फाइट के क्वेश्चन आ गया या कहीं से सोल्यूशन देख लिया तो वो एक तरीके से पॉइजन है। उस समय तो अच्छा लगेगा लेकिन आगे आगे चल करके वही आपको हार्म करेगा, बहुत तगड़े से हार्म करेगा। तो चलिए जी, इसको यहाँ तक रिवाइज करो, है ना, प्रैक्टिस करो कोलिजन का। और टॉपिक तो लगभग ये चैप्टर का हो गया है। अब इसमें आपको एक सेंटर ऑफ मास पढ़वाना है और वेरिएबल मास सिस्टम, 2 टॉपिक पढ़ेंगे। अभी भी आप पीछे हो रहा है, 1 मिनट पीछे।